सो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं सी चंदन सिंह और मैं आप लोगों को अपने चैनल में स्वागत करता हूं। ठीक है फ्रेंड, तो फिर आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग क्या कवर करने जा रहे हैं, बता तो दो क्या करेंगे कवर्ड। तो यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे कंपोजिशन सप्लाई। ओके, तो हम लोग जा रहे हैं कंपोजिशन सप्लाई को कवर करने, कंपोजिशन लेवी को। तो अभी तक देखो, पहले हम लोग ये काम करते हैं, जो पिछला कुछ सेक्शन हमने पढ़ा था उसको मैं एक बार रिमाइंड आपको मैं कर देता हूं। ठीक है, तो देखिए सीजीएसटी एक्ट का जो सेक्शन नंबर 1 है वो है एक्सटेंट एंड अप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी। ठीक है, एक्सटेंट एंड अप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी। सेक्शन 2 जो है जीएसटी रिलेटेड जितने भी डेफिनेशन आपके दिए हुए हैं वो सारे सेक्शन 2 के अंतर्गत आते हैं। अब आप लोग मुझसे पूछोगे तो क्या सब जो सेक्शन 2 है तो क्या उसको सब सेक्शन के साथ याद करना जरूरी है? तो आंसर इज नो, यू विल जस्ट हैव टू रिमेंबर सेक्शन 2। देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू लर्न सब सेक्शन ऑफ सेक्शन 2। ओके फ्रेंड, तो दिस शुड बी केप्ट इन योर माइंड क्लियरली। ओके, तो ये आप लोगों को माइंड में रखना है, सब सेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब जो 3 से लेके 6 तक जो आता है वो है एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड, तो उसको मैं अभी टच अपॉन नहीं कर रहा। ठीक है, पहले हम ये कर लेंगे उसके बाद वहां चलेंगे, क्योंकि वो इन सब के बाद की कहानी है। ठीक है, उसके बाद अब आता है सेक्शन नंबर 7। तो सेक्शन नंबर 7 में दोस्तों हमने क्या पढ़ा था? सप्लाई पढ़ा था ना, सप्लाई बैकबोन ऑफ जीएसटी। क्योंकि जब तक आपको सप्लाई समझ में नहीं आएगा तब तक आप लोग जीएसटी को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाओगे, तो अप्लीकेबिलिटी की तो बात ही नहीं हो पाएगी। अप्लीकेबल आप कर कहां से पाओगे जब उसको समझोगे ही नहीं। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। 7 के अंदर हमने टोटल कितने पार्ट पढ़े थे? सबसे पहले हमने 7(1)A देखा था। तो 7(1)A क्या था? ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई सच एज सेल, ट्रांसफर, डिस्पोजल, बार्टर, लीज, रेंटल, ये जितने भी थे दोस्तों ये हर एक टाइप का वहां पे कवर्ड था। ठीक है ना, लेकिन कंडीशन क्या था 7(1)A के लिए? कंसीडरेशन मस्ट है और इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी मस्ट है, और प्लस में देयर शुड बी अ टैक्सेबल पर्सन। ऐसा ना हो कि पर्सन टैक्सेबल ही ना हो। तो टैक्सेबल पर्सन जब नहीं होगा ना दोस्तों तो फिर वहां पे लग नहीं पाएगा जीएसटी। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड, चलिए पहली बात कवर्ड 7(1)B। 7(1)B क्या बोलता था? जो 7(1) का जो बी पार्ट है वो क्या था दोस्तों? तो वो था आपका, बता दो क्या था? वो था इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर अ कंसीडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस और नोट, वेदर और नोट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ठीक है ना, तो अब वो जो फॉर कंसीडरेशन था ना, तो वहां पे बिजनेस के लिए हो चाहे पर्सनल पर्पज के लिए क्यों ना हो, इन दोनों ही केस में सप्लाई बन जाएगा और सब्सिक्वेंटली जीएसटी भी एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, नाउ कम्स टू द पॉइंट 7(1)C। 7(1)C, तो 7(1)C में हमने बेसिकली क्या देखा था? 7(1)C के अंदर हमने कुछ कंडीशंस हमने देखे थे। क्या कंडीशन देखे थे? कि अगर कोई कंसीडरेशन नहीं भी होता है, तो 4 केस के अंदर सप्लाई माना जाएगा। पहला शेड्यूल 1 ध्यान रखिएगा, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ एसेट। ठीक है, शेड्यूल 1 था। शेड्यूल 2 क्या था दोस्तों? और उसके बाद जो दूसरा पार्ट था, वो दूसरा पार्ट क्या था? ट्रांजैक्शन बिटवीन, सप्लाई बिटवीन दी रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन। फिर तीसरा पार्ट क्या था? एजेंट और प्रिंसिपल। फिर क्या था? इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन और एनी अदर ऑफ हिज एस्टेब्लिशमेंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो यहां पे अगर बिजनेस कवर्ड नहीं हुआ ना उसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। तो ये 4 चीज हमने पढ़ा था शेड्यूल 1 के अंदर। ठीक है दोस्तों, होप सो आप लोगों को समझ में आ रहा हो। अब उसके बाद हमने पढ़ा था 7(1)A।
तो 7(1)(a) में क्या था दोस्तों, बता दो क्या था। 7(1)(a) के अंदर था कुछ ट्रांजैक्शन जो कि शेड्यूल 2 में डिफाइंड है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हमें ये बताना है कि जो एक पर्टिकुलर सप्लाई है उसको सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाए या सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाए। ठीक है, तो ये था आपका 7(1)(b), 7(1)(a। ठीक है, अब आता है आपका 7(2). तो 7(2) क्या था दोस्तों, बता दो 7(2) क्या था। तो 7(2) में आपका जो भी शेड्यूल 3 की जो बातें होती है ना नेगेटिव लिस्ट की, तो ये पूरा का पूरा नेगेटिव लिस्ट उसके अंडर कवर्ड था। फिर आपका आता है 7(3). तो 7(3) में क्या है, कुछ ट्रांजैक्शन या सप्लाई जो कि गवर्नमेंट के पास राइट है कि उसको क्या बना दे, कि उसको गुड्स ऑफ सर्विस बना देंगे, गुड्स बना देंगे, सप्लाई ऑफ गुड्स बना देंगे, तो सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं माना जाएगा। सप्लाई ऑफ सर्विस बना देंगे तो सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं माना जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमने पढ़ा था सेक्शन नंबर 7 में। इसके बाद आपका आता था सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन नंबर 8। ठीक है ना, तो थोड़ा सा मैं रिवाइज दोस्तों करा रहा हूं जिससे कि आप लोगों को ना अच्छे से समझ में आ जाए, तो इसके लिए थोड़ा सा परेशान मत होना, ये जरूरी है आपके लिए। ठीक है ना, देखिए तो सेक्शन 8 में हमने क्या पढ़ा था दोस्तों, बता दो। सेक्शन 8 में हमने पढ़ा था मिक्स और कंपोजिट सप्लाई की टैक्सेबिलिटी, कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई की टैक्सेबिलिटी। तो दोस्तों मिक्स कंपोजिट सप्लाई में हमने क्या देखा था, कंपोजिट सप्लाई में हमने देखा था कंपोजिशन ऑफ 2 और मोर सर्विसेज, वन ऑफ विच इज प्रिंसिपल एंड अदर इज एंसिलियरी, ठीक है, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। तो हम इसको क्या बोलते थे, हम इसको बोलते थे कंपोजिट सप्लाई। और कंपोजिट सप्लाई की टैक्सेबिलिटी कौन बोलता है, सेक्शन 8 बोलता है सीजीएसटी का। वो क्या बोलता है, सेक्शन 8 ये बोलता है कि अगर कंपोजिट सप्लाई है तो आप लोग याद रखिएगा जो एंसिलियरी जो सर्विस होगा ना, एंसिलियरी जो सप्लाई होगा, एंसिलियरी सप्लाई की टैक्सेबिलिटी करवाई जाएगी एज पर दी प्रिंसिपल सप्लाई, एज ए प्रिंसिपल सप्लाई। तो जो भी रेट आपका प्रिंसिपल सप्लाई पे अप्लीकेबल होगा वही आपके एंसिलियरी सप्लाई पे भी अप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये था आपका सेक्शन 8। और मिक्स में हमने क्या पढ़ा था, यहां भी 2 और मोर सप्लाई होता है, लेकिन ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के कंसिक्वेंस में दोस्तों नहीं आते हैं। ऐसा नहीं हो, जैसे देखो, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बोलूंगा होटल सर्विस। आप होटल में गए, अब आप ही बताओ दोस्तों, होटल में जब आप जो भी से बात है, जब रहने के लिए जाओगे तो रूम भी रेंट पे लोगे, बोलो हाँ या ना, बिल्कुल लोगे। खाना भी लोगे, बिल्कुल लोगे। तो ये जो सर्विसेज है ना, इसको हम कंपोजिट बोलेंगे, इसको कंपोजिट बोलेंगे। लेकिन अब आप सोचो, एक दुकानदार है जो कि सामान बेचता है, सामान कैसे बेचता है, एक बॉक्स लिख दिया, बॉक्स के अंदर एक फिक्स प्राइस लिख दिया 250, और उसी बॉक्स के अंदर एक ब्रश डाल दिया, ब्रश पे जीएसटी का रेट 12%, एक कोलगेट डाल दिया, उस पे रेट 18%, ठीक है, एक माउथ वाशनर डाल दिया, उसका जीएसटी रेट 10%। तो अब मिक्स सप्लाई में अब आप ही बताओ, जो वो इंडिपेंडेंट जो सामान है, क्या वो अकेले नहीं बिक सकते बाजार में, क्या वो अकेले नहीं बिक सकता, बिल्कुल बिक सकता है। तो हम मिक्स सप्लाई की टैक्सेबिलिटी कैसे करवाएंगे, हाईएस्ट रेट अप्लीकेबल। तो उन तीनों में हाईएस्ट रेट किसके ऊपर था, कोलगेट के ऊपर 18%। तो आप इस 250 पे 18% का रेट लगा दोगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं सेक्शन 9 की ओर। तो सेक्शन 9 क्या था दोस्तों, चार्जेबिलिटी। क्या था बता दो, चार्जेबिलिटी। तो चार्ज कैसे लगाते हो, तो चार्ज हमने क्या देखा था, इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट। तो इंटर स्टेट क्या होता है, इंटर स्टेट जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भेजते हो तो इंटर स्टेट में क्या लगता है, आईजीएसटी। इंट्रा स्टेट क्या होता है, विद इन द स्टेट या यूटी, विद इन द स्टेट और यूटी। तो इस केस में क्या लगेगा, इस केस में आपका
क्या लगेगा बता दो, CGST एंड SGST या UTGST, ठीक है। इसके बाद अगर सेज को सप्लाई करते हो या सेज के द्वारा सप्लाई होता है तो इसको भी आप IGST ही लगाओगे, इसको इंटर स्टेट माना जाएगा। इंपोर्ट करोगे इंटर स्टेट माना जाएगा, एक्सपोर्ट करोगे इंटर स्टेट माना जाएगा। तो ये कुछ बेसिक बातें थी सेक्शन 9 की, और उसी के अंदर हमने कुछ रिवर्स चार्ज पढ़े थे। रिवर्स चार्ज में हमने क्या पढ़ा था, रिवर्स चार्ज में कुछ अलग अलग केसेस हमने पढ़ा था, तो वो आप लोग रिवाइज आपको ध्यान तो होगा ही। और प्लस हमने एक चीज और दिखा था 9.5 में, याद करो, इको इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर वो बंदा होगा जो इलेक्ट्रॉनिकली जो प्रोविजन ऑफ सप्लाई को अप्लीकेबल करवा, जो फैसिलिटेट करेगा इलेक्ट्रॉनिकली सप्लाई। तो इको के केस में जो लायबिलिटी बनती है ना, वो इको की बनती है। किसकी बनती है? इको की, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर की। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर इंडिया में ना हो तो फिर कौन देगा? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी ना होगा तो इको क्या करेगा? एक पर्सन अपॉइंट करेगा इंडिया के अंदर, जो उसके बिहाफ पे क्या करेगा? वो जमा करवाएगा। और ना तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, ना कोई पर्सन उसने अपॉइंट किया है, तो फिर क्या होगा बता दो? फिर क्या होगा? ना ही इको है, ना इको इंडिया के अंदर लोकेटेड है, ना उसने लीगल रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया है। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में जो इको होगा वो एक पर्सन अपॉइंट करेगा जो कि उसके बिहाफ पे टैक्स को जमा करवाएगा। ठीक है, तो ये था 9.5 वाला केस। और उस इको वाले केस में क्या क्या कवर्ड था? एक तो होटल वाला सर्विस कवर्ड था। होटल के अलावा बताओ क्या कवर्ड था? ओला उबर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, गुड्स नहीं, ध्यान रखना, केवल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। और एक क्या था? ये आपका प्लम्बिंग सर्विस, जैसे ये एसी रिपेयर के लिए आप लोग घर में बुला लेते हो, तो ये वाली 3 सर्विसेज वहां पे कवर्ड थी। ठीक है, तो चलिए, वो 9 था। और अब हम लोग मूव करते हैं, अभी तक हमने जो पढ़ा उसको हमने रिवाइज कर लिया, और अब हम लोग चलते हैं कंपोजिशन लेवी के ऊपर। ठीक है, यह है आपका चैप्टर नंबर 4, कंपोजिशन लेवी। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए जरूरत क्यों पड़ी कंपोजिशन लेवी की, सोच के देखो क्यों जरूरत पड़ी कंपोजिशन लेवी की। देखो दोस्तों, होता क्या है एक्चुअली में? दोस्तों होता क्या है बता दो, क्या होता है कंपोजिशन लेवी में? कंपोजिशन लेवी में दोस्तों देखो होता क्या है ना, कि आप देखते हो ना, जीएसटी के अंदर कितनी सारी कंप्लायंसेस होती हैं, इतने सारे रिटर्न होते हैं, इतने सारी कंप्लायंसेस को फुलफिल करना होता है एक पर्सन के द्वारा। लेकिन अब एक छोटा जो सप्लायर होगा, क्या उसके लिए ये प्रैक्टिकेबल होगा कि वो इन सब कंप्लायंसेस को बियर कर ले? क्या कर पाएगा दोस्तों? नहीं कर पाएगा। केवल कंप्लायंसेस ही नहीं होगी ना, रिटर्न भी होगा। तो जो प्रोफेशनल होगा उसका पेमेंट भी करना होगा। उससे भी आप लोग छोटे छोटे बिजनेस वाले से बार बार 3B भराओ, GSTR भरवाओ, तो प्रोफेशनल तो चार्ज करेगा ही फीस। तो सोचो उनके लिए कितना ज्यादा नुकसानदायक ये साबित होगा, कितना ज्यादा नुकसान होगा उनके लिए। तो ऐसे लोगों के लिए कंपोजिशन स्कीम लाया गया। ठीक है फ्रेंड, तो ऐसे लोगों के लिए क्या लाया गया? कंपोजिशन स्कीम लाया गया। तो कंपोजिशन स्कीम में आने से क्या होता है? कंप्लायंस का जो बर्डन होता है ना, वो कम हो जाता है। कम कैसे हो जाता है बता दो? देखो आपको तो पता है इनका अब जो रिटर्न है वो एनुअल है। तो कंपोजिशन स्कीम वाले जो होते हैं ना बच्चों, वो लोग अपने रिटर्न को कैसे भरते हैं? वो एनुअली रिटर्न फाइल करते हैं। ठीक है ना, वो लोग एनुअली रिटर्न फाइल करते हैं। तो आइए फिर हम लोग मूव करते हैं कंपोजिशन स्कीम के तरफ। देखिए, कंपोजिशन स्कीम अंडर CGST एक्ट सेक्शन 10, हर एक प्रोविजन को बहुत ही ध्यान से समझिएगा आप लोग। देखिए, सबसे पहली बात है ऑप्शनल स्कीम। क्या ये मैंडेटरी है? आंसर इज नो, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये ऑप्शनल है। तो जब आप प्रोफेशनल बनोगे ना और आपके पास कोई बंदा आएगा रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, तो आप उसको अच्छे से समझ के बताना। रेगुलर का भी एक बार डेटा तैयार कर लेना, कंपोजिशन के भी तैयार कर लेना, और जो ज्यादा बेनिफिशियल हो उसी को सजेस्ट करना है। ठीक है ना, तो ये कोई ऐसे नहीं है कि हवे में ही बस कंपोजिशन लेवी करना है तो कंपोजिशन लेवी में रजिस्ट्रेशन करा दोगे, ऐसा नहीं करना। आप लोग सही से समझ के देना, ठीक है ना। देखो अब देखो मैं बताता हूँ आपको,
जहां पे आईटीसी ज्यादा होगा, जहां पे इनपुट टैक्स क्रेडिट ज्यादा होगा, वहां पे तो कंपोजिशन लेने का कोई बेनिफिट ही नहीं है। कंपोजिशन लेने का दोस्तों कोई बेनिफिट नहीं है, कोई भी बेनिफिट नहीं है। तो यहाँ ऐसे केसों में तो कंपोजिशन आप लोग लेना ही मत। हाँ, कहीं कहीं होता है ना कि जैसे हम कोई रॉ मटेरियल लेके आते हैं और मान के चलो वो जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल तो एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी है, लेकिन जब उसको बना करके हम जो सप्लाई करते हैं तो वो टैक्सेबल है। तो ऐसे केस में आप लोग कंपोजिशन की तरफ मूव कर सकते हो, कम रेट ऑफ टैक्स जमा करके अपने जेब से। लेकिन हाँ, जो भी आप टैक्स चार्ज करोगे उसका कोई भी आईटीसी नहीं मिलेगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए अभी आएगा सब, चिंता मत करो, जो बोल रहा हूं सब इसमें लिखा हुआ है, अभी आप लोग पढ़ो बस। देखो, टैक्स पेमेंट अंडर दिस स्कीम इज एन ऑप्शन अवेलेबल टू दी टैक्सेबल पर्सन। तो टैक्सेबल पर्सन के ऑप्शन पे डिपेंड करता है, कोई मैंडेटरी नहीं है। तो दिस स्कीम इज अवेलेबल ओनली टू सर्टेन एलिजिबल टैक्सेबल पर्सन। लेकिन ये जो स्कीम जो अवेलेबल है ना, कुछ एलिजिबल टैक्सेबल पर्सन को ही अप्लीकेबल है, सबको अप्लीकेबल नहीं है। कुछ एलिजिबल पर्सन को ही ये अप्लीकेबल है। और वो एलिजिबल पर्सन कौन से लोग हैं, आइए देख लेते हैं। यहां ध्यान रखिए, देखो रेट ऑफ कंपोजिट टैक्स, देखो क्या कहता है, एज पर सेक्शन 10(1) द रेट ऑफ टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम आर एज अंडर ए कंपोजिट सप्लायर में ऑप टू पे, ठीक है, इन लिeu ऑफ टैक्स पेबल बाय हिम अंडर 9(1) एन अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर मेंशन रेट। तो 9(1) के अंदर हमें जो टैक्स पे करना है ना, वो टैक्स पे कैसे करना है, ऐसे करना है जैसा कि इस टेबल में दिया है। तो देखो एलिजिबल पर्सन, तो किस किस पर्सन को मिलेगा दोस्तों, बता दो किस किस पर्सन को मिलेगा। तो देखिए, मैन्युफैक्चरर, किसको मिलेगा, मैन्युफैक्चरर को मिलेगा। रेट ऑफ टैक्स कितना होगा, 0.5% ऑफ टर्नओवर इन दी स्टेट। देखो बच्चे यहां पे गलती करते हैं, ये पढ़ो क्या कहता है, 0.5% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। याद रखिएगा 0.5% हमें टर्नओवर का लेना है। सेम इज इन द केस ऑफ एसजीएसटी, जबकि जो टोटल टैक्स रेट होगा, मान के चलो ये आईजीएसटी बन गया, तो ये 1% ऑफ टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी से ज्यादा ये एक्सीड नहीं करेगा। हालांकि आईजीएसटी की तो बात ही नहीं होगी, क्यों, क्योंकि इंटर स्टेट तो कंपोजिशन में अलाउ ही नहीं होता है, केवल इंटर स्टेट होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा बंदा आता है रेस्टोरेंट सर्विस, जाते हो ना आप खाना खाने, तो उनको भी कंपोजिशन अलाउड होता है। तो अब तो कितना लगेगा बता दो, 2.5% ऑफ टर्नओवर इन दी स्टेट और यूनियन टेरिटरी। और जानते हो दोस्तों मजे की बात क्या है, रेस्टोरेंट वालों का ना कंपोजिट सप्लाई ही होता है। मजे की बात तो ये, वो ज्यादातर कंपोजिट ही लेते हैं, क्यों, क्योंकि जो उनका रॉ मटेरियल होता है ना, उसका इनपुट अलाउड ही नहीं होता है। मजे की बात तो देखो, 2.5% ऑफ टर्नओवर इन दी स्टेट और यूनियन टेरिटरी, 2.5% ऑफ टर्नओवर इन दी स्टेट और यूनियन टेरिटरी, और मैक्सिमम कितना हो सकता है 5%। तो ये मैक्सिमम रेट है, इतना तक गवर्नमेंट कर सकती है। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने कितना किया हुआ है, देखो कितना कम कम किया हुआ है। अगला देखो, अदर सप्लाई। तो अदर सप्लाई में कौन आता है, बता भी दो कौन आता है अदर सप्लाई में। देखो ये कहता है, ध्यान से सुनना, 0.5% ऑफ टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी, ठीक है, एंड 0.5% ऑफ टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी। ये कौन से लोग हैं, कौन से लोग हैं बता दो, जानते हो कौन है ये। अब मेरे पास दोस्तों ना डिजिटल पेन नहीं है, मैं लिख नहीं पाऊंगा, तो ये आप लोग मेरा हेल्प करो डिजिटल पेन लेने में, ये तो आप लोगों पे ही डिपेंड है। यूट्यूब के थ्रू पैसे जनरेट होंगे तो उसके थ्रू मैं डिजिटल पेन ले लूंगा। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये जो है ना ये ट्रेडर है, ठीक है, ट्रेडर है, ठीक है। तो ये अदर सप्लाई कौन है, अदर सप्लाई है ट्रेडर, ये ट्रेडर के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। तो ट्रेडर के लिए देखो, मैन्युफैक्चर रेस्टोरेंट के लिए 0.5% ऑफ टर्नओवर इन द स्टेट बोलता है, जबकि ट्रेडर के लिए क्या है 0.5% ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक बात तो ये इंपॉर्टेंट, क्या बोलता है 0.5% ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ठीक है दोस्तों, 0.5% ऑफ टैक्सेबल गुड्स, ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है।
ठीक है, चलिए ये जान लिया आप लोगों ने एलिजिबल पर्सन किसको किसको मिलता है और किसी को नहीं मिलता, ध्यान रखिएगा। अब बात आती है एलिजिबिलिटी। तो एलिजिबिलिटी क्या है? इफ एग्रीगेट टर्नओवर इज अप टू 1.5 करोड़ इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, सच पर्सन विल बी एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम। अगर किसी पर्सन का, टैक्सेबल पर्सन का जो एग्रीगेट टर्नओवर जो है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में दोस्तों, अगर वो 1.5 करोड़ तक है अगर, तो वो एलिजिबल है कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट करने के लिए, ठीक है। हाउ एवर द एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर शैल बी 75 लाख इन केस ऑफ एलिजिबल रजिस्टर्ड पर्सन registered under section 25 of the said act in any of the following state, namely any of the following state, namely लेकिन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में जो टर्नओवर होगा वो केवल 75 लाख होगा इन केस ऑफ एलिजिबल रजिस्टर्ड पर्सन रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 25 ऑफ द सेड एक्ट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, नेमली अगर वो रजिस्टर्ड है सेक्शन 25 के अंतर्गत, तो इन स्टेट में जो बंदे रजिस्टर्ड होंगे उसके ऊपर 75 लाख की लिमिट होगी, बाकी लोगों पे 1.5 करोड़ का लिमिट होगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए फिर 75 लाख में कौन कौन लोग हैं ये याद कर लो। असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, तो उनके लिए टर्नओवर लिमिट कितना होगा? 1.5 करोड़। तो याद रखिएगा जो 1.5 करोड़ की जो लिमिट है ना, वो केवल 3 स्टेट के लिए, असम, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर। और बाकी जितने लोग बच गए ना, बाकी जितने लोग बच गए उनके लिए क्या होगा बता दो? 75 लाख। देखो, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, उत्तराखंड, मेघालय, सिक्किम। अरुणाचल, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, उत्तराखंड, मेघालय, सिक्किम, ठीक है। तो ये जो स्टेट हैं यहां पे 75 लाख है, जबकि असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और बाकी स्टेट इन सबके अलावा जो देखो ये जो लिस्ट में दिए हैं ना, इन 3 के ऊपर 1.5 करोड़ और बाकी जो ये हैं ये 8 केसेस, इसमें 75 लाख। लेकिन इसके अलावा जो बाकी स्टेट बच गए वहां क्या, तो वहां पे भी 1.5 करोड़ ही है। क्या है? 1.5 करोड़। ध्यान रखिएगा। देखिए, while computing the threshold limit of 1.5 crore, inclusion and exclusion from aggregate turnover are as follow। तो अब बात आती है ना कि ये जगह जगह जो बोलता है टर्नओवर जो बार बार ये बोलता है ना टर्नओवर, तो टर्नओवर में लेना क्या है वो भी देख लो। तो वैल्यू ऑफ ऑल आउटवर्ड सप्लाई, जैसे कि चाहे वो टैक्सेबल सप्लाई ही क्यों ना हो, देखो क्या क्या इंक्लूजन है। जो भी सप्लाई होगा, टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई होगा उसको भी इंक्लूड करोगे, एक्सपोर्ट होगा उसको भी इंक्लूड करोगे, इंटर स्टेट सप्लाई जो होगा ना उसको भी आपको क्या करना है? इंक्लूड करना है, ठीक है दोस्तों। तो चाहे आपका आउटवर्ड सप्लाई हो, चाहे आपका में टैक्सेबल सप्लाई हो, एग्जेम्प्ट सप्लाई हो, एक्सपोर्ट सप्लाई हो या इंटर स्टेट सप्लाई हो, तो इन सब केसेस में आपको इंक्लूड करना है। और पर्सन हैविंग सेम पैन टू बी कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस, तो पर्सन जिसका सेम पैन होगा ऑल इंडिया बेसिस पे हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। याद रखिएगा टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट, एक्सपोर्ट, इंटर स्टेट भी शामिल है। अब बात आती है एक्सक्लूजन की। एक्सक्लूजन में क्या करना है? CGST, SGST, UTGST, IGST, सेस, इनको शामिल नहीं कर रहा, तो इसको आप लोगों को माइनस करना है। क्या करना है दोस्तों? माइनस करना है, ठीक है। एंड वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेएबल अंडर रिवर्स चार्ज। आया समझ में? क्या है ये? क्या है दोस्तों बताओ। देखो, इनवर्ट सप्लाई ऑन विच टैक्स पेएबल अंडर रिवर्स चार्ज, कहने का मतलब आप लेकर के अपने पास आ रहे हो, लेकिन पेमेंट कौन करेगा? आप खुद करोगे। यू आर द रिसिपिएंट,
तो यू आर दी रिसिपिएंट। तो जो भी आप बाय करके लाओगे ना, अगर मान के चलो उसके ऊपर रिवर्स चार्ज में अगर आप पेमेंट करते हो तो याद रखिएगा इस सप्लाई को इसके अंदर शामिल नहीं किया जाएगा। तो टर्नओवर में ऐसों को हमें शामिल नहीं करना है। ठीक है, चलिए आया समझ में? बोल दो, आया? जी हाँ, ओके। चलिए फिर देखो, अब ये जो है ना, ये लिमिट, ये क्या बोलता है? क्या बोलता है जानते हो? देखो यहां देखो क्या बोलता है, ये उसके लिए आया था, मैं आपको बता देता हूं। देखो पता क्या होता था यहां पे ना, होता क्या था ना कि जैसे मान के चलो ये लोग जो हैं, तो अब बात आती थी कि अगर क्या ये लोग कुछ और भी सर्विसेज सप्लाई करते हैं क्या, तो इनके लिए ना जो मेन रिस्ट्रिक्शन देखो, अब यहां पे अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये मैन्युफैक्चरर क्या करेगा? गुड्स करेगा। ये ट्रेडर क्या करेगा? गुड्स की सप्लाई करेगा। तो यहां पे सर्विस खाली एक ही को अलाउड था, किसको? रेस्टोरेंट को। तो सप्लाई ऑफ सर्विस अलाउड था केवल रेस्टोरेंट वालों को, मैन्युफैक्चरर ट्रेडर को नहीं था। लेकिन बाद में नोटिफिकेशन के थ्रू एक प्रोवाइजो ऐड किया गया और उसके अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर को भी सर्विस प्रोवाइड करने का परमिशन मिल गया। लेकिन सर्विस एक लिमिट तक होगा, एक लिमिट तक ही सर्विस आपको सप्लाई करना है। अगर उसको एक्सीड आपने किया तो याद रखिएगा you will not be eligible for composition supply। आप कंपोजिशन सप्लाई के दायरे से बाहर हो जाओगे। ठीक है, तो देखिए, सर्विस कैन बी सप्लाइड बाय द कंपोजिशन सप्लायर, सेकेंड प्रोविजन थ्रू सेक्शन 10(1). ए पर्सन हु opt to pay tax under A और B, कौन? ये मैन्युफैक्चरर या रेस्टोरेंट सर्विस, और सी कौन है? ये ट्रेडर, में सप्लाई सर्विस अदर देन दोज रेफर टू इन क्लॉज बी और पैराग्राफ 6 रेस्टोरेंट सर्विस। कहने का मतलब जो रेस्टोरेंट सर्विस है उसका तो है ही अलाउड, लेकिन इसके अलावा जो ये ए और सी है ना, ये भी अगर सर्विसेज देते हैं तो कंपोजिशन के लिए वो एलिजिबल होंगे। लेकिन कितना होना चाहिए? ऑफ वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट और यूटी इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो जितना भी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में जो आपने सप्लाई किया होगा ना, उस टर्नओवर का 10% या 5 लाख, विच एवर इज हायर। मान के चलो यहां पे मैंने कितना किया है? 1 करोड़ किया है, तो 1 करोड़ का 10% कितना होगा? 10 लाख या 5 लाख। तो हायर क्या आया? 10 लाख आया। तो 10 लाख तक आप सर्विस दे सकते हो। 10 लाख से ऊपर गए तो यू आर नॉट बी एलिजिबल फॉर ऑप्टिंग कंपोजिशन सप्लाई। ठीक है, आया समझ में? बता दो, समझ में आया? ये ध्यान रखिएगा, ये वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है टर्नओवर इन स्टेट और टर्नओवर इन इन्वेंटरी मीन्स। तो मीन्स क्या होगा? देखो, मीन्स द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाई एक्सक्लूडिंग दी वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। तो सब कुछ शामिल होगा, लेकिन रिवर्स चार्ज वाला शामिल नहीं होगा। एंड एग्जेम्प्ट सप्लाई विद इन ए स्टेट और यूनियन टेरिटरी बाय टैक्सेबल पर्सन, एक्सपोर्ट ऑफ गुड और सर्विसेज, बोथ इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड और सर्विसेज और मेड फ्रॉम दी स्टेट और यूनियन टेरिटरी बाय दी सेट टैक्सेबल पर्सन, बट एक्सक्लूड सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, यूनियन टेरिटरी इंटीग्रेटेड टैक्स। ठीक है, तो ऊपर जो हमने पढ़ा था ना, वही है ये। अब देखो, पर्सन नॉट एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम। तो कौन से पर्सन है जिसको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा? कौन से पर्सन है जिसको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा? तो देख लो ध्यान से। ब्रॉडली 5 कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन आर नॉट एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम।
तो ये 5 तरीके के जो रजिस्टर्ड पर्सन होंगे वो एलिजिबल नहीं होंगे कंपोजिशन स्कीम को लेने के लिए। तो देखिए क्या कहता है, सप्लायर ऑफ सर्विस अदर देन दोज मेंशन इन पॉइंट नंबर सी अबव, पॉइंट नंबर सी अबव। अब ये क्या कह दिया भाई, एक्चुअली मैं जानता हूं क्या बोलता है ये, इसका कहने का मतलब है ये सी नहीं होगा, यहां पे कुछ गलती हो गई है। एक्चुअली में ना यहाँ पे ये बी आएगा, बी आएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो क्या कहता है, सप्लायर ऑफ सर्विसेज अदर देन दोज मेंशन इन पॉइंट, यहाँ पे ना बी कर लेना आप लोग, बी अबव। तो यहाँ पे जो रेस्टोरेंट वाले हैं ना, रेस्टोरेंट के बदला अगर कोई सप्लायर करता है सप्लाई, तो याद रखिएगा जैसे चार्ट अकाउंटेंट की सर्विस, तो क्या कंपोजिट ले सकता है? नहीं ले सकता, तो वो बाहर हो जाएगा। एंड सप्लायर ऑफ गुड्स विच आर नॉट टैक्सेबल अंडर CGST, GST एंड UT/GST। तो अगर कोई बंदा ऐसे गुड्स का सप्लाई करता है जो कि जिस पे CGST, GST, UT/GST लगता ही नहीं है, तो आप कंपोजिट लेके करोगे ही क्या जब टैक्स ही नहीं है। इंटर स्टेट सप्लायर ऑफ गुड्स, ध्यान से देख लो, सर्विस नहीं बोला है, क्या बोला है? गुड्स बोला है। ध्यान से देखो, ध्यान से, यहीं पे गलतियां होती हैं। ये बोला है इंटर स्टेट सप्लायर ऑफ गुड्स, सर्विस के लिए मनाही नहीं है। तो इंटर स्टेट सप्लायर ऑफ गुड्स, नोट देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन कंपोजिट सप्लायर टू प्रोक्योर गुड्स फ्रॉम इंटर स्टेट। लेकिन कंपोजिशन सप्लायर के ऊपर ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो इंटर स्टेट गुड्स नहीं बाय कर सकते। तो बाय कर सकते हो, सप्लाई नहीं कर सकते। पर्सन सप्लाइंग गुड्स थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 52, वो पर्सन जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू पे करते हैं टैक्स, जिनको सप्लाई करते हैं गुड्स, जिनको सेक्शन 52 के अंदर टैक्स कलेक्ट करना होता है, तो ऐसे बंदे जो होंगे ना, ऐसे बंदे, तो उन लोगों पे भी कंपोजिशन नहीं अप्लाई होगा। मैन्युफैक्चर ऑफ सर्टेन नोटिफाइड गुड्स, और कुछ लोग ऐसे नोटिफाइड गुड्स बनाते हैं तो पे तो कंपोजिशन मिलेगा ही नहीं। वो कौन कौन सा होता है? तो देखो, आइसक्रीम एंड अदर टेजेबल आइस वेदर और नॉट कंटेनिंग कोकोआ, पान मसाला, एरेटेड वाटर, तो एरेटेड वाटर हो या ना हो, पान मसाला हो या ना हो, तो आइसक्रीम या एडिबल आइस बनाओगे ना तो वो शामिल नहीं होगा। एंड तंबाकू मैन्युफैक्चर तंबाकू सब्स्टिट्यूट, या फिर आप लोग तंबाकू मैन्युफैक्चर करते हो, तो याद रखिएगा इसके ऊपर कंपोजिट सप्लाई का प्रोविजन नहीं लगने वाला। ठीक है फ्रेंड, तो इसके ऊपर याद रखिएगा आप लोग, कंपोजिट सप्लाई का कोई भी प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। आ रहा समझ में? देखो, ई पॉइंट, कंपोजिशन स्कीम इज एप्लीकेबल फॉर ऑल ट्रांजेक्शन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन विद सेम पैन। तो अब ऐसा मत सोचना, ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि अब आप लोग बोलोगे कि मान के चलो आपका एक रजिस्ट्रेशन है दिल्ली में, एक बिजनेस है आपका मुंबई में, तो अब आप लोग ये बोलोगे कि दिल्ली में तो मुझे रेगुलर लेना है और मुंबई के लिए मुझे कंपोजिशन लेना है। तो याद रखिएगा जीएसटी के अंदर ये चीज अप्लाई बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है। अगर आपको कंपोजिशन लेना है तो दोनों का लो, अदरवाइज किसी का भी मत लो, याद रखिएगा। तो पूरे इंडिया भर में भी अगर आपका बिजनेस होगा ना, तो अगर कंपोजिशन आपको लेना है तो सबके लिए लेना है, एक के लिए नहीं। ऑप्शन 2 पे कंपोजिट टैक्स लैप्स इफ एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड 1.5 या 75 लाख, और अगर आपका टर्नओवर ड्यूरिंग दी फाइनेंशियल ईयर अगर 1.5 करोड़ या 75 लाख को अगर क्रॉस कर जाता है ना, तो फिर आप कंपोजिट स्कीम से निकल जाओगे बाहर, और इस टर्नओवर से ऊपर जो भी अमाउंट होगा उसके ऊपर आपको रेगुलर टैक्स पे करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रेगुलर टैक्स पे करना पड़ेगा। कंपोजिशन टैक्स कैन नॉट बी कलेक्टेड फ्रॉम रिसिपिएंट, आप रिसिपिएंट से कंपोजिट टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है। इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन नॉट बी अवेल्ड बाय कंपोजिशन सप्लायर, जो कंपोजिशन सप्लायर होगा उसको आईटीसी का क्रेडिट नहीं मिलेगा। इन केस ऑफ इरेगुलर अवेलमेंट ऑफ कंपोजिशन स्कीम, रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी लायबल टू पे टैक्स एंड शैल आल्सो बी लायबल फॉर पेनल्टी। अगर किसी बंदे ने इरेगुलर तरीके से कंपोजिट स्कीम को ऑप्ट कर लिया, मतलब वो अपने एलिजिबल नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी अगर उसने ऑप्ट कर लिया, तो दोस्तों आप लोग याद रखना उस पर्सन को रेगुलर में
टैक्स पे करना पड़ेगा और साथ ही साथ पेनल्टी भी लग जाएगी। कंपोजिशन स्कीम नॉट एप्लीकेबल फॉर टैक्स पेबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अगर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आप टैक्स पे करते हो तो नहीं लगेगा। तो रेट ऑफ टैक्स पेबल ऑन सप्लाई रेगुलर रेट नॉट कंपोजिट रेट। तो रिवर्स चार्ज में जो आप लोग पे करोगे ना, ये ऐसा नहीं है कि उस पर कंपोजिट रेट आप कम वाला पे कर दोगे। रेगुलर पे आपको जो आपका कंपोजिट जो आपका ये होगा ना रिवर्स चार्ज वाला, तो उसके ऊपर याद रखिएगा रेगुलर टैक्स लगेगा। ठीक है। एंड कस्टमर नॉट एंटाइटल्ड टू टेक क्रेडिट ऑफ कंपोजिशन टैक्स। दूसरी बात, जो भी आपसे बाय करेगा सामान उसको भी कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। ठीक है। तो देखो अब ये क्वेश्चन बोलता है जीएसटी रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर 2019 ऑर्डर नंबर 1/2019 डेटेड 1 फरवरी 2019। तो ये क्या है? तो क्या कहता है? द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ एग्जाम सर्विस बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट लोन और एडवांस इन सो फार एज कंसिडरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट और डिस्काउंट सेल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी फॉर कंपोजिशन स्कीम। ठीक है। विच अलाउ प्रोविजन ऑफ सर्विस अप टू 10% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट या 5 लाख विच इज हायर या इन कंप्यूटिंग एग्रीगेट टर्नओवर इन ऑर्डर टू डिटरमाइन एलिजिबिलिटी फॉर कंपोजिशन स्कीम। और होना भी चाहिए ऐसा। कारण क्या है? सोच के देखो, सोच के देखो। अरे इसके ऊपर तो जीएसटी ही नहीं है ना। अब इसको आप बोलोगे कि ये एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट थोड़े ना है ये। देखो क्या होता है, देखो ध्यान से सुनना। ये कहता है ना एक्सटेंडिंग डिपॉजिट लोन और एडवांस, एक्सटेंडिंग डिपॉजिट लोन और एडवांस। तो ये जो सर्विस आप दोगे ना, तो इसके ऊपर कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। इनसो फार एज द कंसिडरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट और डिस्काउंट। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, अब जैसे बैंक में आप जाके डिपॉजिट जमा कर दिए तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिल जाता है। बोलो मिलता है ना इंटरेस्ट। तो ये मनी ट्रांजेक्शन होता है ना, तो ये तो वैसे ही एग्जेम्प्ट होता है। लेकिन तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जेम्प्ट होता है। लेकिन अब इसको आप लोगों को कंपोजिशन स्कीम का जो टर्नओवर निकालते हो ना 1.5 करोड़ का और 75 लाख का, उसके लिए भी नहीं जोड़ना। और प्लस में ये जो एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया आप चेक करते हो ना 10% और 5 लाख वाला लिमिट लगा करके, तो इसके लिए भी ऐसों को शामिल नहीं करना है। ठीक है। तो ये शामिल नहीं किया जाएगा। बहुत ही आसान है, आप लोग देखोगे समझ में आ जाएगा। हालांकि मैं इतने कम में आप लोगों को नहीं छोड़ूंगा, अब ये तो आप निश्चिंत रहिएगा, क्वेश्चन आपको जरूर कराऊंगा। देखिए ये आपने इतना कर लिया, अब आइए मैं आपको लेके चलता हूँ। हमारे रिवीजन बैच का एक यही फायदा होगा कि हम साथ साथ ना क्वेश्चन भी देखेंगे, है ना। देखिए क्वेश्चन पढ़िए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन, डिटरमाइन वेदर द सप्लायर इन द फॉलोइंग केस आर एलिजिबल फॉर कंपोजिशन लेवी प्रोवाइडेड देयर टर्नओवर इन प्रीसीडिंग ईयर डज नॉट एक्सीड रुपीज 1.5 करोड़। आपको डिटरमाइन करना है एलिजिबिलिटी फॉर कंपोजिशन लेवी प्रोवाइडेड टर्नओवर आपका प्रीसीडिंग ईयर में 1.5 करोड़ को एक्सीड नहीं किया था। तो आपको बताना है कि क्या यहाँ पे लगेगा या नहीं लगेगा। तो देखो, राजीव इज इंगेज इन प्रोवाइडिंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी सर्विस इन राजस्थान एंड इज रजिस्टर्ड इन द सेम स्टेट। और वो वहीं पर रजिस्टर्ड भी था, तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी में है। तो क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट को मिलेगा कंपोजिशन स्कीम? बता दो, नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा क्योंकि केवल फूड वालों को मिलता है, इनको नहीं मिलता। तो देखिए, ए सप्लायर ऑफ सर्विस इज नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम एक्सेप्ट, कौन लोग कर सकते हैं? केवल ये लोग कर सकते हैं। सप्लाई बाय वे ऑफ और पार्ट ऑफ एनी सर्विस और इन अदर मैनर व्हाटसोएवर गुड्स बीइंग फूड और एनी अदर आर्टिकल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। यानी कि रेस्टोरेंट सर्विस सप्लायर एंड अदर सप्लायर, जैसे कि मैन्युफैक्चर ट्रेडर एंड रेस्टोरेंट सर्विस सप्लायर में सप्लाई सर्विसेज अदर देन दोज रेफर्ड टू इन बी ऑफ शेड्यूल टू रेस्टोरेंट सर्विस। तो मतलब ये तीनों जो है ना, और इनको और एक रेस्टोरेंट सर्विस वाला तो रेस्टोरेंट सर्विस कर ही सकता है। इसके अलावा ये कोई और सर्विस अगर देता है, और ये दोनों मैन्युफैक्चर ट्रेडर भी कोई और सर्विस देते हैं, तो उनके लिए ये लिमिट का जो क्राइटेरिया है ये आपको ध्यान रखना है। विचएवर इज, ये लिमिट आपको देखना होगा। ठीक है। तो सिंस राजीव प्रोवाइड ओनली चार्ट अकाउंटेंसी सर्विस ही इज नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम, तो वो कंपोजिशन स्कीम में तो नहीं जाएगा। लेकिन नोटिफिकेशन नंबर 2/19, अब आप बोलोगे ये आप क्यों पढ़ा रहे हो, मैं आपने तो पढ़ाया नहीं दोस्तों, बस इसके बाद हम लोग वही पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी आप लोग यहाँ पे देख लो। लेकिन
he can opt for benefit of presumptive levy of service supply as given in notification number 2/2019. ठीक है, 1 अप्रैल 2019 एप्लीकेबल था, प्रोवाइडेड द एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड 50 लाख। लेकिन 2/19 जो है ना, तो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में कितना होना चाहिए, 50 लाख तक, तो ये मिल जाएगा। तो ये जो नोटिफिकेशन आया ना 2/2019, तो ये आया है बाकी लोगों के लिए ही तो आया ही है, बाकी जितने भी सर्विस प्रोवाइडर थे, क्योंकि पहले सर्विस प्रोवाइडर को तो फायदा मिलता ही नहीं था, सर्विस प्रोवाइडर में खाली रेस्टोरेंट वालों को मिलता था। तो बताओ आप ही, क्या ये हार्डशिप नहीं था, क्या ये हार्डशिप नहीं किया जा रहा था, बिल्कुल किया जा रहा था। बाकी लोगों ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया था भाई जिसको कंपोजिशन में आप लोगों ने नहीं डाला। तो बाकी सप्लायर के लिए ये लोग ये नोटिफिकेशन नंबर 2/2019 लेके आ गए। ठीक है, चलिए बी पार्ट, ये कहता है कि सफल मैन्युफैक्चरर है, रजिस्टर्ड ऑफिसर राजस्थान में और सप्लाई करता है निबरिंग स्टेट में। देख रहे हो, राजस्थान में मैन्युफैक्चर करता है और सप्लाई कहाँ करता है, दूसरे स्टेटों में। आप बता दो क्या मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि अगर इंटर स्टेट सप्लाई आप करोगे ना तो नहीं मिलेगा। तो सिंस सप्लायर ऑफ इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड इज नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन लेवी, देयरफॉर सफल मैन्युफैक्चरर इज नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन लेवी, और इसलिए सफल मैन्युफैक्चरर को कंपोजिशन लेवी का फायदा नहीं मिलेगा। होप सो समझ में आया हो। ये देखिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए। देखिए ये कहता है कि सोहन एंटरप्राइज हैज 2 रजिस्टर्ड बिजनेस वर्टिकल इन राजस्थान। राजस्थान के अंदर 2 बिजनेस वर्टिकल हैं। ठीक है, इट्स एग्रीगेट टर्नओवर फॉर द प्रीसीडिंग ईयर ऑफ बोथ द बिजनेस वर्टिकल वाज 148 लाख। तो जो एग्रीगेट टर्नओवर है ना प्रीसीडिंग फाइनेंशियल में दोनों ही बिजनेस वर्टिकल का, वो कितना है, 148 लाख, दोनों का मिला करके। इट विशेष टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन लेवी फॉर वन ऑफ द वर्टिकल इन द करंट ईयर वाइल अंडर नॉर्मल लेवी फॉर अदर वर्टिकल। तो वो बोलता है कि मैं एक वर्टिकल के लिए तो नॉर्मल पे करूंगा और बाकी के लिए कंपोजिशन पे करूंगा। तो यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज सोहन एंटरप्राइज वेदर ही कैन डू सो, और ये क्वेश्चन में बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो क्या वो ऐसा कर सकता है, तो आंसर इज नो, नहीं कर सकता, एक ही लेना पड़ेगा। देखो, ए रजिस्टर्ड पर्सन विद एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अप टू 1.5 करोड़ इज एलिजिबल फॉर कंपोजिशन लेवी। सिंस द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ सोहन एंटरप्राइज डज नॉट एक्सीड। अब देखो ये कहाँ पे रजिस्टर्ड है, राजस्थान में, तो राजस्थान तो उस वाला लिस्ट में नहीं था ना, नहीं था, तो इनको 1.5 करोड़ मिलेगा। डज नॉट एक्सीड 1.5 करोड़, इट इज एलिजिबल फॉर कंपोजिशन लेवी इन दी करंट ईयर। देखो करंट ईयर में है तो अप्लीकेबल, लेकिन देखिए हाउएवर इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल ट्रांजेक्शन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग सेम परमानेंट अकाउंट नंबर। तो जो भी जितने भी इसके पैन है ये सबके लिए अप्लीकेबल करेगा, एक जगह के लिए नहीं। तो इफ सच रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्ट फॉर नॉर्मल स्कीम फॉर वन ऑफ दिस वर्टिकल, अदर वर्टिकल बिकम इन एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। तो उसका जो अदर वर्टिकल होगा ना वो कंपोजिशन के लिए क्या हो जाएगा, इन एलिजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो 10 सोहन एंटरप्राइज इधर हैव टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन लेवी फॉर बोथ द वर्टिकल और अंडर नॉर्मल लेवी फॉर बोथ द वर्टिकल, और या फिर वो क्या करेगा, नॉर्मल लेवी चूज करेगा बोथ दी वर्टिकल के लिए। ओके दोस्तों, चलिए आगे एक क्वेश्चन और पढ़ लिया जाए। देखिए, ए पर्सन अवेलिंग कंपोजिशन स्कीम इन राजस्थान ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर क्रॉसेस टर्नओवर ऑफ 1.5 करोड़ इन दिसंबर। एक पर्सन था जो कि कंपोजिशन स्कीम में था राजस्थान के अंदर, उसका टर्नओवर 1.5 करोड़ को दिसंबर में पार कर गया, तो विल ही बी अलाउड टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन टिल 31 मार्च। तो क्या वो कंपोजिशन पे करेगा 31 मार्च तक? बिल्कुल नहीं करेगा। तो अब एक क्वेश्चन मैं और पूछता हूं, बताओ 31 मार्च तक उसको, देखो अब जनवरी से लेकर 31 मार्च तक कंपोजिशन में तो वो नहीं जा सकता, तो क्या उसको आईटीसी मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलेगा। तो जनवरी से लेकर मार्च तक वाला जो आईटीसी होगा ना वो उसको जरूर मिलेगा, कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। देखिए, द ऑप्शन टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम लैप्स फ्रॉम द डे, लैप्सेस फ्रॉम द डे on which the aggregate turnover of the person availing composition scheme exceed the specified limit। ठीक है, तो दिसंबर में एक्सीड किया, क्रॉस हो गया, तो he is required to file an intimation for withdrawal from the scheme in prescribed form within 7 days from the day on which the threshold limit has been crossed। तो 7 दिन के अंदर अंदर उसको पे करना पड़ेगा जहां से उसका थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो क्रॉस कर जाएगा। ओके, चलिए फिर मूव करते हैं।
आया समझ में? आओ एक क्वेश्चन और देखो। देखो, एलिजिबिलिटी अंडर कंपोजिशन स्कीम, एलिजिबिलिटी अंडर कंपोजिशन स्कीम। A Limited is manufacturing concern in Sikkim in financial year 1920. Total value of supply including inward supply taxable under reverse charge basis are 78 लाख। देख रहे हो, टोटल वैल्यू में एक इनवर्ट सप्लाई है 78 लाख का, जिसके ऊपर एक इनवर्ट सप्लाई भी है, एक इनवर्ट सप्लाई भी है 78 लाख का टोटल जो है, उसके अंदर एक रिवर्स चार्ज भी है। तो आपको बताना है कि उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो देखो, इंटरेस्ट सप्लाई मेड अंडर फॉरवर्ड चार्ज, इंटरेस्ट सप्लाई चार्जेबल है नील रेट, तो नील रेट भी जो होगा ना, कोई समस्या नहीं है, जुड़ेगा इसमें। इंटरेस्ट सप्लाई विच आर हुली एग्जेम्प्ट, कोई समस्या नहीं है, अगर एग्जेम्प्ट है फिर भी जुड़ेगा। एंड वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाई ऑन विच टैक्स पेबल अंडर आरसीएम, तो इसको काउंट में नहीं करना। लेकिन ये देखो क्या है, सिक्किम में, तो देखो ध्यान से, ए रजिस्टर्ड पर ब्रीफली एक्सप्लेन वेदर ए लिमिटेड एलिजिबल, तो क्या एलिजिबल होगा, तो हमें तो टर्नओवर देखना है। तो देखो, अब जैसे वो सिक्किम में है, तो सिक्किम के लिए लिमिट क्या होगा, ओनली 75 लाख। याद है ना आपको, ऊपर सिक्किम था, तो सिक्किम के लिए क्या होगा, 75 लाख होगा। तो देखिए फिर, ए रजिस्टर्ड पर्सन हु एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डिड नॉट एक्सीड 75 लाख मे ऑप्ट फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम। तो देखो, एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या शामिल होगा, ऑल टैक्सेबल सप्लाई एक्सक्लूडिंग इनवर्ट सप्लाई ऑन विच आरसीएम, एग्जेम्प्ट सप्लाई, एक्सपोर्ट ऑफ गुड या इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ पर्सन हैविंग द सेम पैन नंबर कंप्यूटर ऑन ऑल इंडिया बेसिस बट एक्सक्लूड सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी एंड कंपनसेशन सेस। ठीक है, तो 10 एग्रीगेट टर्नओवर सेल बी कंप्यूटेड एज अंडर। तो देखो, फॉरवर्ड चार्ज का ले ही लेंगे हम लोग, है ना। और ये जो नील है, तो ये एग्जेम्प्ट सप्लाई है, तो आ जा बेटा, क्योंकि नील रेट तो एग्जेम्प्ट सप्लाई का पार्ट होता है, तो ये भी यहीं आ जाएगा। और जो सेक्शन 11 में एग्जेम्प्ट है, अरे हो जाए एग्जेम्प्ट, कोई समस्या नहीं, वो भी जुड़ेगा। लेकिन जो आरसीएम वाला है ना, ये शामिल नहीं होगा। टोटल कितना हुआ आपका, 75 लाख। तो बताओ, क्या प्रीसीडिंग फाइनेंशियल में 75 लाख का एक्सीड किया क्या? क्या इस फाइनेंशियल ईयर में 75 लाख क्रॉस किया? बिल्कुल नहीं किया। देयरफॉर ए लिमिटेड इज एंटाइटल्ड फॉर कंपोजिशन स्कीम फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021। इसलिए ए लिमिटेड को 2021 के लिए कंपोजिशन स्कीम लेने का हकदार वो बन जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आप लोग अपने एंड पे करोगे, मैं हर क्वेश्चन नहीं कराने वाला, 4-5 क्वेश्चन करा दिया कम थोड़ा, एक क्वेश्चन और करा रहा हूं बस, ये लास्ट कंपोजिशन से रिलेटेड। देखो, कंपुटेशन ऑफ कंपोजिशन टैक्स लायबिलिटी, मैसर हीरालाल एंड सन रजिस्टर्ड इन कर्नाटका हैज ऑप्टेड टू अवेल द बेनिफिट ऑफ कंपोजिशन स्कीम। तो हीरालाल एंड सन कहां पे रजिस्टर्ड है, बता दो, कर्नाटका में, तो उनको कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट मिलता है। तो इट हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग डिटेल फॉर द टैक्स पीरियड एंडेड 30 जून 2020। तो देखो पहला क्या कहता है, टैक्सेबल टेरिटरी ऑफ गुड्स विद इन द स्टेट हाउ मच इज 15 लाख, exempt turnover of goods within the state how much 17 lakh and total turnover 32 lakh, total turnover 32 lakh। तो देख लो, जो टैक्सेबल टर्नओवर ऑफ गुड्स है विद इन द स्टेट वो 15 लाख है, एग्जेम्प्ट टर्नओवर जो है वो 17 लाख है, और टोटल टर्नओवर कितना था 32 लाख। तो आपको क्या बताना है, यूजिंग दी above information calculate total GST, no need for bifurcation between the CGST and AGST। तो आपको यहां पे ये बाइफरकेट नहीं आ रहा है, वो बाइफरकेट नहीं हो रहा है, ठीक है ना। टू बी पेड बाय दी हिम फॉर 30 जून। अब बताना है आपको ये कि मैसर हीरालाल सन क्या है, मैन्युफैक्चरर, और यहां पे ध्यान से देख लो, मैसर हीरालाल सन क्या है, ट्रेडर। तो ट्रेडर के केस में हमें स्टेट का टैक्सेबल सप्लाई लेना होता है, ध्यान रखिएगा, जबकि ओवरऑल केस में एग्रीगेट टर्नओवर, मैन्युफैक्चरर और रेस्टोरेंट के लिए एग्रीगेट टर्नओवर, जबकि ट्रेडर के लिए टैक्सेबल सप्लाई। तो देखो, मैन्युफैक्चरर के लिए तो ये दोनों काउंट किया जाएगा, तो देखो है तो 32 लाख ही, इसका मतलब क्या होगा
मिल तो जाएगा, और उसके लिए केवल 15 लाख, तो इसका मतलब दोनों ही एलिजिबल होंगे। तो देखिए, इन केस ऑफ मैन्युफैक्चर कंपोजिट टैक्स विल बी 1% ऑफ टर्नओवर इन द स्टेट। अब 1% क्या है? 0.5% CGST, 1.5% HGST। thus exempted good turnover will be included for determination of composite tax liability of the manufacturer. So in case trader, composite tax shall be levied at the rate 1% of the turnover of taxable supply of goods and services in the state. ठीक है? तो इन केस ऑफ ट्रेडर जो कंपोजिशन टैक्स होगा वो 1% ऑफ टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगा इन द स्टेट। ठीक है ना दोस्तों? तो 10 एग्जाम टर्नओवर विल नॉट बी इंक्लूडेड। तो देख लो, यहां पे दोनों जुड़ गया 32 लाख, यहां आ गया 15 लाख, 1% का रेट आपने लगा दिया, यह आ गया 32,000 और 15,000। ये हो गया आपका काम कंप्लीट। अब ये क्वेश्चन अब आप लोगों को खुद से करना है। ठीक है? देखो बच्चों, ठीक है फ्रेंड, तो यह समझ में आप लोगों को कंपोजिशन। अब इतने सारे क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया। अब बताओ इससे बेटर मैं क्या पढ़ाऊंगा आप लोगों को? कोई बेकार पढ़ा रहा हूं मैं आप लोगों को? नहीं ना? कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है? चलिए, और डिसलाइकर लोग, आप लोगों का भी मोस्ट वेलकम है, क्योंकि आप लोग तो धरती के वो प्राणी हो, तो आपके लिए तो गला काट के भी रख दिया जाएगा ना। तो वहां भी आप लोगों को तो अपनी नफरतें ही फैलानी है डिसलाइक करके, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों को जो करना है वो करते रहो, मैं तो अपना काम बिना किसी स्वार्थ के करता रहूंगा। ठीक है? तो आप लोगों के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग मेरे वीडियो को डिसलाइक करते हो, क्योंकि आप लोग जो मेरे वीडियो को डिसलाइक करते हो ना, तो इसी से मुझे पता लग जाता है कि आप लोग मुझे बहुत ज्यादा लाइक करते हो। आप लोगों को डिसलाइक करने का अंदाज ही तो बताता है कि मैं आप लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा हूं, और इतना ज्यादा पसंद आ रहा हूं कि आप लोग मुझे खुशी नहीं देखना चाहते और आप लोग वीडियो को डिसलाइक करते हो। मोस्ट वेलकम, आप लोग करें, आप लोग आजाद है करने के लिए, बिकॉज आई हैव नो कंट्रोल ओवर एनीबडी। सब पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है? तो चलिए, डिसलाइक करते रहिए आप लोग मेरी वीडियो को। बहुत अच्छा, आइए, प्रिजम्पटिव स्कीम फॉर सर्विस सप्लायर एंड मिक्स सप्लायर। ठीक है फ्रेंड? तो देखिए, अब यहां पे क्या था, यहां पे तो स्पेसिफिक था ना, जैसे मैन्युफैक्चरर हो गया, ट्रेडर हो गया। तो यहां पे अब क्या बात आती है, या तो मिक्स सप्लायर मान के चलो, कोई ट्रेडर भी है, कोई सप्लायर, कोई सर्विसेज का भी सप्लाई करता है। अब देखो, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको सिंपल से एग्जांपल बता देता हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। देखो, पता है जो कंपोजिशन स्कीम सेक्शन 10 है ना, वहां पे आपको पता है ना, एक बार लगाया गया था। बार क्या लगाया गया था कि जितने भी जो एलिजिबल पर्सन थे ना, वो 3% वो अदर सर्विसेज भी दे सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट टू कंडीशन। क्या कहता है? जो प्रीसीडिंग ईयर में जो आपने टर्नओवर जो सप्लाई किया ना, उसका कितना 10% या 5 लाख, विच एवर इज हायर। अब क्या होगा सोच के देखो, अगर उस लिमिट को वो क्रॉस कर गए तो इसका मतलब क्या हुआ, वो सेक्शन 10 से तो बाहर निकल जाएंगे। तो क्या सेक्शन 10 से जब वो बाहर निकल गए तो क्या उनका दरवाजा बंद हो गया? बता दो, क्या उनका दरवाजा बंद हो गया दोस्तों? क्या उनका दरवाजा बंद हो गया दोस्तों? आंसर इज नो, नो, बिल्कुल भी नहीं। उनका कोई भी दरवाजा बंद नहीं हुआ है, उनका कोई भी दरवाजा बंद नहीं हुआ है। तो वो लोग आ सकते हैं। ठीक है? यहां आ सकते हैं, 2/19 में आ सकते हैं। ठीक है? तो देखिए, द प्रोविजन रिलेटिंग टू द कंपोजिशन स्कीम फॉर सप्लायर ऑफ सर्विस एंड मिक्स सप्लायर इज एज अंडर। तो क्या कहता है? देखो, प्रिजम्पटिव स्कीम फॉर सर्विस सप्लायर। देखिए दोस्तों, सीबीआईसी के पास ही तो राइट है। सीबीआईसी हैज नोटिफाइड अ न्यू स्कीम इन जीएसटी
वाइड नोटिफिकेशन नंबर 2/2019 in which taxpayer has been allowed to pay GST on a presumptive basis at the rate of 6%, 3% CGST and 3% SGST या UTGST। तो देखो इनको कितना दिया गया है, 3% का, 3% CGST, 3% SGST ये लोग पे कर सकते हैं। तो यहां पे जो सर्विस है ना दोस्तों, देखो ये बोलता है सप्लायर ऑफ सर्विस, तो सप्लायर ऑफ सर्विस चाहे कोई सा भी सर्विस आप लोग प्रोवाइड कर लो, सब लोग आ गए यहां पे, और मिक्स में तो आपको पता ही है। तो देखो इफेक्टिव डेट ऑफ अप्लीकेबिलिटी क्या है जानते हो, 14 ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2019। तो देखो द बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम कैन बी टेकन बाय एलिजिबल पर्सन ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2019 ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। तो किसमें, खाली इंट्रा स्टेट में लो जी लो, ये क्या बात हो गई, ये क्या बात हो गई, इसका मतलब इंटर स्टेट वालों को तो मिलना ही नहीं है। इंटर स्टेट ना तो कंपोजिशन में जाएंगे और इंटर स्टेट ना ही न्यू स्कीम ऑफ कंपोजिशन में जाएंगे, तो दोनों जगह में से कहीं भी उनको बेनिफिट नहीं मिलने वाला, ना तो वो प्रिजम्पटिव में आएंगे और ना वो कंपोजिशन में जाएंगे इंटर स्टेट वाले। देखिए द फैसिलिटी एंड कंपोजिशन स्कीम अंडर 10 ऑपरेट एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो ये ना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, एक जगह लोगे दूसरे जगह नहीं आओगे। तो देखो 10 ट्रेडर एंड मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड एंड स्टोर सर्विस प्रोवाइडर हु आर एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम इवन इफ नॉट ऑप्टेड विल नॉट एंटर दिस फैसिलिटी। तो याद रखिएगा वो जो वहां पे जो 3% कवर्ड थे ना, भले ही वो कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट नहीं करते हैं, इसके बावजूद भी वो इस वाले सर्विसेज में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि आपके लिए सेक्शन 10 अवेलेबल है, तो आप लोग वहां जाके लो ना, यहां आके आप लोग क्या करोगे, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए कंडीशन क्या है दोस्तों, बाकी कंडीशन तो उसी के जैसा ही होगा। तो देखिए रजिस्टर्ड पर्सन कैन क्लेम द बेनिफिट ऑफ दिस प्रिजम्पटिव स्कीम प्रोवाइडेड ही कंप्लाई विद द फॉलोइंग कंडीशन। तो क्या क्या कंडीशन है मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, देखो His aggregate turnover in the preceding financial year must not exceed rupees 50 लाख। उसका एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख को एक्सीड नहीं करता है। उसका एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख को एक्सीड नहीं करता है, ठीक है। तो देखिए इन कंप्यूटिंग एग्रीगेट टर्नओवर इन ऑर्डर टू डिटरमाइन eligibility of registered person to pay tax under this notification, value of supply of exempt services by way of extending deposit, loan or advances insofar as consideration is represented by way of interest or discount shall not be taken into account। उसको अकाउंट में नहीं लिया जाएगा। तो क्या कहता है, ये वही वाली बात रिपीट कर दिया ना जो वहां हम पढ़ के आए थे। तो देखो इसके लिए भी अगर एक्सटेंडिंग डिपॉजिट, लोन और एडवांस वाली सर्विसेज में आप जाते हो तो इसको यहां पे शामिल नहीं किया जाएगा, ठीक है। फिर देखिए ही इज नॉट एलिजिबल टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम गवर्न बाय सेक्शन 10। तो 10 वाले लोग तो होंगे ही नहीं यहां पे। एंड ही इज नॉट एंगेज इन बिजनेस ऑफ मेकिंग एनी सप्लाई ऑन विच जीएसटी इज नॉट लेविएबल, है ना, सेम जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट, अल्कोहलिक लिकर। He is not engaged in making any interstate outward supply। देख लो interstate outward supply बोल रहा है। Neither a casual taxable person, not a non-resident taxable person। तो जो casual taxable person है, बोलोगे कि casual क्या होता है, तो casual दोस्तों ये वोकेशनली जो बिजनेस करते हैं ना, वो लोग आते हैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की कैटेगरी में, और नॉन रेजिडेंट तो है ही है। तो ये जब रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में आप लोगों को कराऊंगा ना, तो वहां पे मैं आप लोगों को समझा दूंगा, आप चिंता मत करिए। एंड ही इज नॉट एंगेज इन मेकिंग एनी सप्लाई थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर वाले होंगे ना, उनको नहीं मिलेगा। देख लो सब केस वही है जो वहां हमने पढ़ा था कंपोजिशन में। ही इज नॉट एंगेज इन मेकिंग सप्लाई, बताओ क्या क्या, आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको, है ना। अप्लीकेबल फॉर ऑल ट्रांजेक्शन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन विद द सेम पैन, प्रिजम्प्टिव टैक्स नॉट टू बी कलेक्टेड फ्रॉम रिसिपिएंट एंड आईटीसी नॉट एडमिसेबल। तो ना तो कलेक्ट करेगा रिसिपिएंट टैक्स, और ना ही रिसिपिएंट से ना तो मैं टैक्स कलेक्ट करना है, और ना ही रिसिपिएंट को इसके ऊपर कोई आईटीसी मिलेगा। अब क्यों नहीं मिलेगा, अरे भैया रिसिपिएंट ने जब पे ही नहीं किया टैक्स को, तो आईटीसी क्यों लेगा।
बिल ऑफ सप्लाई टू बी इशूड इंस्टेड ऑफ टैक्स इनवॉइस बाय रजिस्टर्ड पर्सन। तो यहाँ पे बिल ऑफ सप्लाई यूज किया जाएगा, ध्यान रखिए क्या यूज किया जाएगा, बिल ऑफ सप्लाई, टैक्स इनवॉइस नहीं। ठीक है फ्रेंडू, आइए देखिए, द रजिस्टर्ड पर्सन सेल मेंशन द फॉलोइंग वर्ड एट द टॉप ऑफ द बिल ऑफ सप्लाई, नेमली रजिस्टर्ड पर्सन क्या करेगा, टॉप ऑफ बिल पे क्या लिखेगा, टैक्सेबल पर्सन पेइंग टैक्स इन टर्म ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 2/2019 नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाई। तो ये आपको बिल के ऊपर लिखना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। एंड प्रिजम्पटिव स्कीम नॉट अप्लीकेबल फॉर टैक्स पेबल अंडर रिवर्स चार्ज, तो टैक्स पेबल एट ए नॉर्मल रेट ऑन सच सप्लाई। ठीक है दोस्तों, तो प्रिजम्पटिव स्कीम जो है ना उसके ऊपर रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है, रिवर्स चार्ज वाले पे नहीं लगेगा। ठीक है, तो उस पर नॉर्मल रेट लगेगा। ठीक है, जैसे मान के चलो मेरे पास अगर कोई रिवर्स चार्ज आया, जैसे कि मान के चलो कोई जैसे मैं अगर 2/2019 के लिए एलिजिबल हूं और मैं कुछ ऐसा सप्लाई लेकर के आता हूं जिसके ऊपर रिवर्स चार्ज मुझे देने की जरूरत है, तो उस रिवर्स चार्ज पे मैं नॉर्मल टैक्स पे करूंगा। ठीक है, आईटीसी टू बी रिवर्स इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ 18(4), ये आईटीसी में जब हम आएंगे तो डिटेल में आप लोगों को पढ़ाऊंगा, फिलहाल अभी पढ़ लो आप लोग। तो यहाँ पे क्या होता है ना दोस्तों कि जैसे कुछ स्टॉक बच जाता है ना तो उसका आईटीसी हमें रिवर्स करना होता है। तो आईटीसी इज टू बी रिवर्स इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ 18(4) ऑन स्विचिंग टू प्रिजम्पटिव स्कीम। तो अगर आपने प्रिजम्पटिव स्कीम में स्विच किया तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करना होगा। एंड आफ्टर रिवर्सल द बैलेंस ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एनी लाइंग इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर शैल बी लैप्स। तो जो बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर होगा ना मेरे दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। ठीक है, तो उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। रेट ऑफ टैक्स की अगर हम बात करें तो देखो क्या कहता है, फर्स्ट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ अप टू एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ 50 लाख मेड ऑन आफ्टर फर्स्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर बाय रजिस्टर्ड पर्सन। क्या कहता है, 3% ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर इन द स्टेट, 3%। ठीक है, और यहाँ पे 6% टोटल। ठीक है ना, क्या आप लोगों को ये बोलता है मीनिंग ऑफ द फर्स्ट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। ये बोलता है कि फर्स्ट सप्लाई ऑफ गुड्स का क्या मतलब है, बता दो। तो देखो, फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग द एलिजिबल ऑफ प्रिजम्पटिव लेवी, देखो फर्स्ट सप्लाई ऑफ गुड और सर्विसेज और बोथ सेल फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू पे टैक्स अंडर दिस नोटिफिकेशन इंक्लूड द सप्लाई फ्रॉम, कहां से लोगे आप लोग, फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल ऑफ फाइनेंशियल ईयर टू द डेट फ्रॉम विच ही बिकम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर दिस सेड एक्ट। तो भले ही आप लोग इस वाले रजिस्ट्रेशन को ऑप्ट करने के लायबल क्यों ना बन गए, लेकिन टर्नओवर जो हम लोग काउंट करेंगे ना वो फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल से ही काउंट करेंगे। एंड फॉर द पर्पज ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स फर्स्ट सप्लाई ऑफ गुड और सर्विस बोथ सेल फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ टैक्स पेबल अंडर दिस नोटिफिकेशन शैल नॉट इंक्लूड द सप्लाई फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल ऑफ ए फाइनेंशियल ईयर टू द डेट फ्रॉम विच ही बिकम लायबल टू रजिस्ट्रेशन द एक्ट। तो ये आप लोग याद रखिएगा। लेकिन जब अगर टैक्स पेबल करने की अगर बात आएगी ना तो अप्रैल से लेकर के उस डेट तक जहां तक वो लायबल नहीं है, उस डेट तक का जो भी टर्नओवर होगा ना उसको हमें इंक्लूड नहीं करना। तो इसका मतलब वहां से जो एक्सेस जाएगा केवल उतने पे ही हमें टैक्स देना है। ठीक है ना, देखो फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग द टैक्स पेबल अंडर दिस नोटिफिकेशन shall not include the supply from the first day of April of financial year to the date from which he become liable for registration। ठीक है, तो 1 अप्रैल से लेके और जब ये रजिस्ट्रेशन के लिए जब ये आया था ना तो रजिस्ट्रेशन तक का आप लोगों को काउंट, आप लोग ध्यान, रजिस्ट्रेशन के डेट तक हमें काउंट नहीं। 10 where supplier had taken the GST registration for the first time the presumptive tax 6% shall be payable on the supply made by him only after the date of registration। तो रजिस्ट्रेशन के बाद ही लगेगा। ठीक है ना, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, रजिस्ट्रेशन के बाद ही लगेगा। आया समझ में कि नहीं आया, जल्दी बता दो, बोलो। देखो जैसे मान के चलो ये अभी क्या चल रहा है, ये हाँ जून आएगा, 1 जून को आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन लिया तो 30 अप्रैल तक जो आपने सप्लाई जो किया है ना उसके देखो लिमिट के लिए तो काउंट किया जाएगा, 50 लाख की लिमिट के लिए तो अप्रैल काउंट किया जाएगा, लेकिन पेमेंट ऑफ टैक्स के लिए 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक काउंट नहीं किया जाएगा। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो रूल देख रहे हो ना, ये कह रहा है ना यहाँ पे साफ साफ, ये कह रहा है फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल इंक्लूड द सप्लायर फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर टू विच ही बिकम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन तक वहां तो काउंट करना है लिमिट के लिए, लेकिन पेमेंट के लिए काउंट नहीं करना। रूल फॉर कंपोजिशन स्कीम, ये रूल वही है जो
लास्ट में हमने पढ़ा था, पढ़ लो जल्दी जल्दी। देखो क्वेश्चन तो आपका जितना आपने पढ़ लिया वहीं से फंस जाएगा। तो देखो जीएसटी रूल 2017 इज एप्लीकेबल टू ए पर्सन पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 10 ऑफ द सेड एक्ट मुटेटिस मुटेंडिस अप्लाई टू पर्सन पेइंग टैक्स अंडर दिस नोटिफिकेशन। तो इस पे भी वही एप्लीकेबल होगा सेम। तो क्या कहता है, ऑप्शन फॉर प्रिजम्पटिव स्कीम टू बी एक्साइज इन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन। ठीक है, एनी पर्सन को अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन हु वांट टू ऑफर पेमेंट the benefit of this notification if eligible may do so by indicating the option SCL number 5 and 6.13 of Form GST REG1 at the time of filling application for registration। तो उसको ये ऑप्शन यहीं पे सिलेक्ट कर लेना होगा रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ही। ऑप्शन अप्लीकेबल फॉर ऑल प्लेस ऑफ बिजनेस अंडर द सेम पेन। तो यहाँ पे ना हर पेन के लिए काउंट किया जाएगा, ऐसा नहीं कि एक जगह के लिए एक कुछ और काउंट करोगे और एक जगह के लिए रेगुलर। फिर कहता है इफेक्टिव डेट ऑफ अप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रिजम्पटिव स्कीम। दोस्तों देखो इस बार तो मैं आपको इमरजेंसी है पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जो दिसंबर टर्म के लिए जो मैं पढ़ाऊंगा ना, मैं उसके लिए नोट्स तैयार करूंगा, हैंड रिटन नोट्स तैयार करूंगा। उसी हैंड रिटन नोट्स के थ्रू ही आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा। तो देखिए द ऑप्शन टू पे टैक्स बाय अवेलिंग द बेनिफिट ऑफ सेड नोटिफिकेशन वुड बी इफेक्टिव फ्रॉम द beginning of the financial year or from the date of registration in cases where new registration has been obtained during the financial year। तो क्या बोल दिया इसने क्या बोल दिया, इफेक्टिव डेट क्या होगा, ये बोलता है कि ऑप्शन टू पे टैक्स बाय अवेलिंग द बेनिफिट ऑफ सेड नोटिफिकेशन वुड बी इफेक्टिव फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर और फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन केस न्यू रजिस्ट्रेशन हैज बीन ऑब्टेन्ड। तो देखो मान के ये क्या कहता है, देखो अगर आपने मान के चलो न्यू रजिस्ट्रेशन अगर आपने ऑब्टेन किया है, अगर आपने न्यू रजिस्ट्रेशन अगर आपने ऑब्टेन किया है, तो न्यू रजिस्ट्रेशन के केस में तो फ्रॉम डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से हम लोग काउंट करेंगे। लेकिन मान के चलो आप लोग एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड पर्सन थे, तो एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन पर्सन जब इस स्कीम को ऑप्ट करेगा ना दोस्तों, तो इसका जो इफेक्टिव डेट जो माना जाएगा ना एप्लीकेबिलिटी का, वो माना जाएगा फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल। क्या माना जाएगा, फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल माना जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल। तो कंपोजिशन लेवी रूल्स अप्लीकेबल, तो किसको रूल करेगा, देखो इट मे बी नोटेड एट द प्रोविजन कंटेंड इन चैप्टर 2 ऑफ द सेड रूल कंपोजिशन लेवी रूल्स एंड मुटेंडिस अप्लाई टू द पर्सन पेइंग अवेलिंग देयर बेनिफिट ऑफ सेड नोटिफिकेशन। तो इनको भी अप्लीकेबल दोस्तों होगा। इसके साथ साथ हम लोगों को एक इंटीमेशन भेजना पड़ेगा रूल 3 और रूल 4 के अकॉर्डिंग। ये मैं आप लोगों को भी 2 मिनट थोड़ा सा मेरे को ब्रेक दो दोस्तों। चलो आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा, बताना जरूर। ठीक है, देखो दोस्तों एफर्ट लगा रहा हूं, इस एफर्ट को मुझे भी तो कंसिडरेशन चाहिए। प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, सब्सक्राइब करें। मैं नहीं जानता कैसे आपको सब्सक्राइब करना, जैसे भी करना हो करो, बस करो सब्सक्राइब। क्योंकि देखो मेरा एक गोल है, मेरा गोल है मैक्सिमम लोगों तक मुझे पहुंचना है। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे ना, तो ये मेरा उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। देखो यूट्यूब पे मैं फ्री में पढ़ा रहा हूं, मैं कोई इसके लिए कोई पैसे चार्ज नहीं कर रहा, कोई मेरा यहाँ पे एडवर्टीजमेंट का कोई स्कोप नहीं है, समझ गया ना। मैं ऐसा मत सोचना कि मैं अपने कोचिंग का कोई एडवर्टीजमेंट करने जा रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई कोचिंग नहीं है मेरा, कोई कोचिंग सेंटर नहीं है। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो लेकिन मेरा एक उद्देश्य है, उद्देश्य ये है कि मुझे इंडिया भर में मैक्सिमम लोगों तक पहुंचना है फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन को लेकर के, वो भी प्रोफेशनल एग्जाम का, वो भी क्वालिटी मैनर में। और ये तभी हो पाएगा जब आप लोग मुझे सपोर्ट करो। आप लोगों की सपोर्ट मुझे बहुत चाहिए दोस्तों, क्योंकि देखो जब आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मेरा जो वीडियो होगा वो यूट्यूब रिकमेंड नहीं करेगा और मैक्सिमम लोगों तक ये पहुंचेगा नहीं। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि कैसे इसे बाकी लोगों तक पहुंचाना है। तो देखिए
ऑप्शन टू पे कंपोजिट टैक्स अलोंग विद एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन शैल बी डीम्ड इंटीमेशन फॉर कंपोजिशन स्कीम। ठीक है, आई बात समझ में, आई बात समझ में, आई बात समझ में, आई बात समझ में। जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे ना, रजिस्ट्रेशन के लिए जब एप्लीकेशन दोगे, तो जो आपने ऑप्शन चूज किया होगा ना कंपोजिट टैक्स के लिए, उसी को हम लोग क्या मान लेंगे, डीम्ड इंटीमेशन मान लेंगे। एंड इन सच केस कंपोजिशन लेवी शैल बी इफेक्टिव फ्रॉम डेट फ्रॉम विच रजिस्ट्रेशन इज इफेक्टिव। ठीक है, इन केस intimation for option to avail composition scheme is to be filed before the beginning of financial year। तो अदर केसेस में क्या होगा, आपको साल की शुरुआत से पहले ही ऑप्शन फाइल कर देना होगा। हालांकि एप्लीकेबल कहां से होगा, फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल से। तो इन सच केस ऑप्शन टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन लेवी विल बी बिगिनिंग फ्रॉम दी फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, उसके बाद आपको पता क्या करना होगा, जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट आपके पास होगा ना, वो 60 दिन के अंदर अंदर रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर के कमेंसमेंट के 60 दिन के अंदर अंदर आपको डिक्लेयर करना होगा, डिक्लेरेशन फर्निश करना होगा पोर्टल पे जाके। एंड डिटेल ऑफ स्टॉक टू बी फर्निश विद 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑप्शन। और 90 दिन के अंदर अंदर आपको स्टॉक का डिटेल भी फर्निश करना होगा। इन वन इंटीमेशन एप्लीकेबल फॉर ऑल प्लेस इन केस ऑफ सेम पेन। तो बाकी सब पेनों के लिए आपने अगर एक इंटीमेशन भी दे दिया तो डेट विल बी सफिशिएंट, वो सफिशिएंट माना जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक है भाइयों, आइए देखिए कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शन, ये सब आप पढ़ चुके हो। देखो, द पर्सन एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन टू पे टैक्स 10 शैल कंप्लाई विद द फॉलोइंग कंडीशन। रूल 5 क्या कहता है, ही इज नीदर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। ये जो कंडीशन है ना, ये सबके लिए सेम है, उनके लिए भी सेम है। किसके लिए, 2/19 वालों के लिए। तो ना तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए और ना ही वो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए। The goods held in stock by him have not been purchased from an unregistered supplier and where purchased he pay tax under section 9(4)। तो जो भी गुड्स वो स्टॉक में हेल्ड करेगा ना, वो परचेस नहीं होना चाहिए अनरजिस्टर्ड सप्लायर से। एंड वेयर ही परचेस, तो ही उसी को टैक्स पे करना पड़ेगा 9(4) से। देखो ना क्या कहता है, द गुड्स हेल्ड इन स्टॉक बाय हिम हैव नॉट बीन परचेस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर। तो जो भी गुड्स वो हेल्ड करेगा ना स्टॉक के तौर पे, तो वो अनरजिस्टर्ड पर्सन से नहीं होना चाहिए। और अगर आपने परचेस किया है तो 9(4) में आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ही शैल पे टैक्स अंडर 9(3)(4) रिवर्स इनवर्स सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। तो इनवर्स सप्लाई जो रिवर्स चार्ज होगा वहां तो खुद ही पे करना पड़ेगा। ही वाज नॉट एंगेज, देखो ये 9(3) जो है ना, 9(3) क्या है दोस्तों, 9(3) रिवर्स चार्ज का केस है। ही वाज नॉट एंगेज इन मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स एज नोटिफाइड अंडर 10(2), यानी कि आइसक्रीम, एरेटेड वाटर, पान, तंबाकू, ये जो भी हो गया। He shall mention the word composition taxable person not eligible to collect tax on supply at the bill of supply issued by him। ठीक है ना, तो बिल ऑफ सप्लाई इशू किया जाएगा। एंड ये बिल ऑफ सप्लाई वगैरह क्या होता है, ये तो हम पढ़ेंगे ही डिटेल में, तो घबराने की जरूरत नहीं है। He shall mention the word composition taxable person। वो क्या वर्ड मेंशन करेगा, composition taxable person। Every notice or signboard displayed at a prominent place at his principal place of business। तो जो भी दोस्तों उसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस जो होगा ना, तो वहां पे साइन बोर्ड के अंदर आपको मेंशन करना होगा कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन एट एवरी एडिशनल प्लेस और प्लेस ऑफ बिजनेस। तो जो भी एडिशनल प्लेस होगा या प्लेस ऑफ बिजनेस होगा ना मेरे दोस्तों, तो आप लोग याद रखिएगा वहां पे उसको कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन मेंशन करना हो। ठीक है ना, आइए फिर कहता है कंपोजिशन सप्लायर इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल फ्रेश इंटीमेशन एवरी ईयर। तो जो भी कंपोजिशन सप्लायर होगा ना दोस्तों, तो ऐसा नहीं है कि उसको हर साल के लिए एक नया नया इंटीमेशन करना है। तो एक बार इंटीमेशन दे देगा तो डेट विल बी सफिशिएंट। देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू फाइल अगेन एंड अगेन फ्रेश इंटीमेशन एवरी ईयर। ठीक है, अब बात आती है वैलिडिटी ऑफ कंपोजिशन लेवी, रूल 6। तो वैलिडिटी क्या है कंपोजिशन लेवी की, देख लो। मैंडेटरी सेसेशन ऑफ कंपोजिशन लेवी विल बी देयर ऑन वायोलेशन ऑफ कंडीशन ऑफ सेक्शन 10। अगर आपने सेक्शन 10 का कोई सा भी कंडीशन वायोलेट किया, मतलब आपने इंटर स्टेट सप्लाई कर दिया, ठीक है ना, या जो ट्रेडर लोग थे वो खाली सर्विसेज सप्लाई करते हैं, सर्विसेज क्या उस रिस्ट्रिक्शन को तोड़ दिया आपने, तो फिर इस केस में अब मान के चलो, देखो एग्जांपल बताऊं आपको, देखो ट्रेडर मान के चलो गुड्स सप्लाई नहीं किया, खाली सर्विस सप्लाई किया, तो गुड्स
10% और 5 लाख का लिमिट क्या आएगा बता दो? 5 लाख आएगा ना लिमिट। 5 लाख तो हर केस में आएगा ही आएगा। तो अब सर्विस सप्लाई देखा जाएगा कि 5 लाख को क्रॉस करता है तो फिर कंडीशन तोड़ दिया जाएगा, यही बात है। तो वहां पे जो भी रिस्ट्रिक्शन होगा ना वो लगते ही ये कंपोजिशन से आप लोग बाहर आ जाओगे। एंड रजिस्टर्ड पर्सन कैन मेक एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द कॉमन पोर्टल फॉर विड्रॉल फ्रॉम स्कीम। और जो रजिस्टर्ड पर्सन होगा ना वो कॉमन पोर्टल पे इलेक्ट्रॉनिकली जाके अप्लाई करेगा और इस स्कीम से विड्रॉ करेगा, ठीक है। और हाँ दोस्तों, आप लोग एक चीज बता दो, अगर आपको डेली टैक्स अपडेट भी चाहिए तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। Issuance of so-called notice by proper officer for cessation of composition scheme on violation of condition। तो जो प्रॉपर ऑफिसर जो होगा ना, जो आपका प्रॉपर ऑफिसर होगा वो सो-कॉल्ड नोटिस इशू करेगा, ठीक है, जब कंपोजिशन स्कीम के कंडीशन को वायोलेट करेगा। तो रिप्लाई इज टू बी फाइल्ड विद इन 15 days ऑफ रिसिप्ट ऑफ सो-कॉल्ड नोटिस, ठीक है। तो अगर आपको सो-कॉल्ड नोटिस कुछ भी आता है तो उसको 15 दिन के अंदर अंदर आपको क्या करना होगा? रिप्लाई करना होगा। उसके बाद क्या होगा? द प्रॉपर ऑफिसर शैल इशू एन ऑर्डर विद इन पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ सच रिप्लाई। तो जब आप रिप्लाई कर दोगे तो उस रिसिप्ट ऑफ रिप्लाई के 30 दिन के अंदर अंदर प्रॉपर ऑफिसर ऑर्डर निकालेगा, इधर एक्सेप्टिंग द रिप्लाई, या तो आपके रिप्लाई को एक्सेप्ट करेगा या डिनाई करके आपको पेमेंट और टू पे टैक्स कर देगा 10 में फ्रॉम द डेट ऑफ ऑप्शन on the date of event concurring such contravention as the case may be, ठीक है ना। ऑप्शन के डेट से लेके और ये जो कॉन्ट्रावेन करोगे वहां तक आपको टैक्स पे करवाएगा। एंड डिटेल ऑफ स्टॉक इज टू बी फर्निश्ड ऑन ऑप्टिंग आउट ऑफ स्कीम विद इन पीरियड ऑफ 30 days ऑफ विड्रॉल ऑफ कंपोजिशन स्कीम। जब कंपोजिशन स्कीम से आप विड्रॉ करोगे तो विद इन 30 days के अंदर अंदर आपको स्टॉक के डिटेल को फर्निश करना होगा। स्टॉक के डिटेल को आपको फर्निश कर जाओ, हाँ खुला होगा। देखो एक ये सर्कुलर है, इफेक्टिव डेट इन केस ऑफ डिनायल ऑफ कंपोजिशन ऑप्शन बाय टैक्स अथॉरिटी। देख लो जल्दी जल्दी दिखाई देता हूं मैं आप लोगों को ये कैसे कैसे डिनायल किया जाएगा ना, वही बात है। तो देखो, इन केस ऑफ डिनायल ऑफ ऑप्शन टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन लेवी बाय टैक्स अथॉरिटी, it has been clarified that effective date of such denial shall be from date including any respective date as may be determined by tax authority। या तो जिस डेट को वो नोटिफाई करेगा वो डेट होगा, या फिर कोई रिट्रोस्पेक्टिव डेट भी अगर उस अथॉरिटी ने डिटरमाइन कर दिया तो उसी डेट से हम ले लेंगे। हाउ एवर सच इफेक्टिव डेट शैल नॉट बी प्रायर टू द डेट ऑफ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ जीएसटी एचजीएसटी। लेकिन ये जो इफेक्टिव डेट होगा ना, इफेक्टिव डेट वो कॉन्ट्रावेंशन से पहले का डेट नहीं होगा। याद रखिएगा, जो भी इफेक्टिव डेट होगा ना प्रोविजन के कॉन्ट्रावेंशन से पहले का नहीं होगा, वो कॉन्ट्रावेंशन के बाद का ही होगा। ये आपको ध्यान देना है। तो फॉर्म एंड मैनर ऑफ सबमिशन ऑफ स्टेटमेंट एंड रिटर्न, ये कैसे करना है आपको? देखो, कंपोजिशन इज प्रिजम्पटिव स्कीम टैक्स पेयर टू फाइल रिटर्न एनुअली एंड मेक पेमेंट क्वार्टरली। देख रहे हो ना, ये कुछ स्पेशल चीजें हैं, ध्यान से देखिए आप लोग। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन पेइंग टैक्स अंडर 10 और पेइंग टैक्स बाय अवेलिंग द बेनिफिट ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 2/19 सेल इलेक्ट्रॉनिकली फर्निश, क्या इलेक्ट्रॉनिकली फर्निश करेंगे? स्टेटमेंट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म दैट इज जीएसटी सीएमपी 08 कंटेनिंग डिटेल ऑफ पेमेंट ऑफ सेल्फ असेस्ड टैक्स फॉर ईयर, क्वार्टर और पार्ट ऑफ क्वार्टर बाय 18th of the month सक्सीडिंग सच क्वार्टर। ठीक है फ्रेंड, तो ये जो स्टेटमेंट होगा ना इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में, तो वो क्या करेगा? जीएसटी सीएमपी 08 कंटेनिंग पेमेंट ऑफ सेल्फ असेट टैक्स जो होगा हर एक क्वार्टर का, वो आपको कब पे करना पड़ेगा? देखो ये देख रहे हो ना, ये जीएसटी सीएमपी 08, तो यहाँ पे कंपोजिशन के लिए और 2/19 वाले नोटिफिकेशन के लिए, ये प्रिजम्पटिव वाले के लिए ध्यान रखिएगा। पेमेंट की देखो, नॉर्मल केस में तो पेमेंट हर महीने की 20 तारीख को आपको करना होगा, लेकिन इनके लिए क्या होगा? क्वार्टरली ऑप्शन दिया गया है। तो 18th को ये लोग क्या करेंगे? 18th ऑफ सक्सीडिंग क्वार्टर, जैसे मान के चलो अप्रैल मई जून के लिए होगा, तो 18 जुलाई को आपको क्या करना होगा? 18 जुलाई तक आपको पे कर देना है। ए रिटर्न जीएसटीआर 4, तो इनके लिए कौन सा रिटर्न होगा? जीएसटीआर 4 होगा। चलान कौन सा होगा? जीएसटी सीएमपी 08, ध्यान रखिएगा। ए रिटर्न जीएसटीआर 4 फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर और पार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर ऑन और बिफोर 38th day ऑफ अप्रैल फॉलोइंग द एंड ऑफ सच फाइनेंशियल ईयर, ठीक है फ्रेंड। चलिए अब आता है पेमेंट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट एटीसी बाय इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर।
पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, ईटीसी बाय इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, ठीक है ना। तो देखिए, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन फर्निश द स्टेटमेंट अंडर रूल 62(1) shall discharge his liability towards tax or interest payable by debiting the electronic cash ledger, ठीक है। तो जो भी पर्सन होगा ना दोस्तों, तो वो ध्यान रखिएगा, रजिस्टर्ड पर्सन जो होगा वो फर्निश करेगा स्टेटमेंट और अपने लाइबिलिटी जो टैक्स होगा ना, पेमेंट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट, तो वो अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को डेबिट करके पे करेगा। ये बात तो सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। कंटेंट ऑफ इंफॉर्मेशन, तो इंफॉर्मेशन में क्या क्या देगा, तो देखो क्या करेगा, द रिटर्न फर्निश सेल इंक्लूड इनवॉइस वाइज इंटर स्टेट एंड इंटर स्टेट इनवर्ट सप्लाई रिसीव्ड फ्रॉम रजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो इनवॉइस वाइज जो डिटेल होगा ना वो उसको देना पड़ेगा, इनवॉइस वाइज इंटर स्टेट और इंटर स्टेट इनवर्ट सप्लाई रिसीव्ड फ्रॉम रजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड पर्सन एंड कंसोलिडेटेड डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, और जो कंसोलिडेटेड डिटेल होगा आउटवर्ड सप्लाई का वो भी देना पड़ेगा। फिर देखिए, obligation to furnish additional return by composition and presumptive who opt under scheme, ये एनुअल रिटर्न की बात आएगी। देखिए, a registered person who has opted to pay tax under 10 or by availing the benefit of notification number this from the beginning of financial year shall where required furnish detail of outward and inward supply and return under rule 59, 16, 61 relating to the period during which person were liable to furnish such detail and return till due date of furnishing return for the month of September of the succeeding financial year और फंडिशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न प्रीसीडिंग फाइनेंशियल विच वर इज अर्लियर, ठीक है ना। तो जो भी ये एडिशनल जो रिटर्न है ना आउटवर्ड सप्लाई का, ये 59, 60 एंड 61 को, तो ये क्या करना पड़ेगा, इनको फाइल करना होगा अगले फाइनेंशियल ईयर के सितंबर मंथ की जो ड्यू डेट आती है, यानी कि 20 अक्टूबर या फिर एनुअल रिटर्न की डेट जो भी पहले हो जाए वहां तक एडिशनल रिटर्न आपको फर्निश कर देनी, ठीक है। आईटीसी नॉट अवेलेबल, इन लोगों को कोई भी आईटीसी दोस्तों नहीं मिलेगा, चाहे वो रिसिप्ट ऑफ नोटिस इस इनवॉइस कर लो या डेबिट नोटिस कर लो, कुछ भी नहीं मिलने वाला। फर्निशिंग ऑफ डिटेल ऑन ऑप्टिंग कंपोजिशन स्कीम, तो क्या क्या डिटेल इनको फर्निश करना पड़ेगा, तो देखो, ए रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्टिंग टू विड्रॉ फ्रॉम द कंपोजिशन स्कीम, अगर ये विड्रॉ करते हैं तो वे आर रिक्वायर्ड फर्निश स्टेटमेंट इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म फॉर द पीरियड फॉर विच he has paid tax under composition scheme till 18th day of the month succeeding the quarter in which the date withdraw fall। तो क्या करेगा वो बता दो, जो क्या कहता है, वे आर रिक्वायर्ड जब वो अगर विड्रॉ करेगा तो फर्निश स्टेटमेंट इन दी प्रिस्क्राइब फॉर्म, वो प्रिस्क्राइब फॉर्म में एक स्टेटमेंट फर्निश करेगा फॉर द पीरियड, किस पीरियड के लिए, फॉर विच ही हैज पेड टैक्स, जो उसने टैक्स पे किया है टिल 18th डे ऑफ मंथ सक्सेडिंग द क्वार्टर, 18 तक जो उसने कंपोजिट टैक्स पे किया ना उसके लिए वो एक प्रिस्क्राइब फॉर्म में स्टेटमेंट फर्निश करेगा इन विच द डेट ऑफ विड्रॉल फॉल, जिसमें डेट ऑफ विड्रॉल फॉल करता है, और फर्निश क्या करेगा जीएसटीआर 4 फॉर द सेट पीरियड टिल द 38th डे ऑफ अप्रैल, तो उस पीरियड से लेके 30 अप्रैल तक का वो जीएसटीआर 4 भी फाइल करेगा फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर ड्यूरिंग विच विड्रॉल फॉल, तो उस फाइनेंशियल ईयर में जहां पे ये विड्रॉल फॉल करता है। एंड फर्निशिंग ऑफ डिटेल ऑन सेसेशन ऑफ प्रिजम्पटिव स्कीम, आई बात समझ में, बोलो समझ में आया ना, आया समझ में, क्या कहता है, देखो ये कहता है कि 18 तक तो वो फाइल करेगा ही करेगा, कहता है ना 18 तक उसको क्या करना पड़ेगा, फाइल करना पड़ेगा, तो ये क्या कहता है जीएसटीआर 4 भी फाइल करना पड़ेगा टिल 30 अप्रैल ऑफ दी 38th डे ऑफ अप्रैल फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ड्यूरिंग सच विड्रॉल फॉल, तो जिस भी फाइनेंशियल ईयर में वो फॉल किया है ना तो उसके 30 अप्रैल तक आपको जीएसटीआर 4 फाइल कर देना है। जैसे मान के चलो इस फाइनेंशियल ईयर में दिक्कत हुई तो अगले साल के 30 अप्रैल तक मुझे फाइल कर देना है, तो फर्निशिंग द डिटेल सेशन ऑफ प्रिजम्पटिव स्कीम, तो ये भी आपको भरना पड़ेगा। देखो प्रिजम्पटिव स्कीम के लिए रजिस्टर्ड पर्सन हु सीजेस टू नोटिफिकेशन 219 वर रिक्वायर्ड फर्निश स्टेटमेंट इन प्रिस्क्राइब फॉर्म फॉर द पीरियड फॉर व्हिच ही हैज पेड टैक्स बाय द बेनिफिट अंडर द सेड नोटिफिकेशन टिल 18th डे ऑफ मंथ सक्सीडिंग द क्वार्टर इन विच द डेट ऑफ सेसेशन टेक प्लेस एंड फर्निश जीएसटीआर 4, वो जीएसटीआर 4 भी फाइल करिएगा 30 अप्रैल तक, ठीक है। चलिए ये है आपका प्रिजम्पटिव स्कीम, बहुत ही आसान है, एक बार आप लोग रीड मार लीजिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन मैंने करा ही दिया है, एक क्वेश्चन मैं और करा देता हूँ जिसमें ये दोनों मिक्स हैं और बाकी क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई कर लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि रिवीजन क्लास है दोस्तों, इसमें मैं हर क्वेश्चन तो नहीं ना करा सकता, तो ये भी मेरी एक लिमिटेशन है, तो इसको भी आप लोग थोड़ा सा कंसिडर करें। तो देखिए आइए इस क्वेश्चन को मैं कराता हूँ। देखिए एग्जामिन वेदर द सप्लायर, आरटीपी का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, एग्जामिन वेदर द सप्लायर आर एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केस,
इज देयर एनी अदर ऑप्शन अवेलेबल फॉर कंसेशनल टैक्स पेमेंट, तो क्या किसी कोई और मिलेगा उसको? तो देखो ध्यान से यहाँ पे मैसर देवलो के रजिस्टर्ड डीलर डीलिंग इंट्रा स्टेट, तो चलो इंट्रा स्टेट करता, अच्छी बात है, ट्रेडर है, इट हैज टर्नओवर 130 लाख इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, 130 लाख है, ठीक है। इन द करंट फाइनेंशियल ईयर इट हैज ऑल्सो स्टार्टेड प्रोवाइडिंग रिपेयरिंग सर्विस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस, तो वो ना रिपेयरिंग सर्विसेज भी देता है, तो चलो सर्विस तो दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें क्या देखना होगा, इसके लिमिट तक देखना होगा, 13 लाख तक। तो आइए आंसर देखिए, देखिए पहला देखो, द टर्नओवर लिमिट फॉर कंपोजिशन स्कीम इन जयपुर इज कितना है, 1.5 करोड़। 10 डेवलप ऑप्ट तो कर सकता है क्योंकि 1.5 करोड़ से तो कम ही है। फर्दर सिंस पर्सन ऑप्टिंग कंपोजिशन स्कीम कैन ऑल्सो सप्लाई सर्विस अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस फॉर ए वैल्यू अप टू 10% ऑफ टर्नओवर इन प्रीसीडिंग, या फिर 5 लाख विच और इज हायर। तो इन द करंट फाइनेंशियल ईयर क्या होगा, डेवलप का रिपेयर सर्विस कितना हो जाएगा, 13 लाख का। तो 13 लाख तक अगर वो सर्विस देता है ना करंट फाइनेंशियल ईयर में, तो वो ऑप्ट कर सकता है, और अगर इससे ज्यादा अगर दिया तो ऑप्शन से बाहर निकल जाएगा, सिंपल है। देखिए मैसर्स नारायण एंड सन रजिस्टर्ड डीलर इज रनिंग खाना खजाना रेस्टोरेंट नियर, तो ये रेस्टोरेंट सर्विस है, टर्नओवर कितना 1,40,00,000। इन द करंट फाइनेंशियल ईयर इट हैज स्टार्टेड डीलिंग इन इंट्रास्टेट ट्रेडिंग ऑफ बेवरेज, तो भाई सुगो ये तो बेवरेज में भी आ गया है ना, ट्रेडिंग ऑफ बेवरेज, देखो तो ट्रेडिंग में भी एंटर ही मार गया, इंट्रा स्टेट है, तो बताओ क्या इसको मिलेगा, बोलो बोलो बोलो, मिलेगा। तो देखो रेस्टोरेंट सप्लायर सर्विस ट्रेडिंग ऑफ गुड्स कितना होगा, 1.5 करोड़ होगा ही होगा, लेस देन है। द सप्लायर इंगेज इन रेस्टोरेंट विच एलिजिबल कंपोजिशन स्कीम, सप्लायर वांट टू इंगेज इन ट्रेडिंग ऑफ गुड्स विच इज ऑल्सो एलिजिबल सप्लायर अंडर कंपोजिशन स्कीम, 10 नारायण सन एलिजिबल। तो ट्रेडर बन गया तो क्या आफत आ गई, कोई समस्या नहीं है, कर सकता है, ठीक है। तो देखो मैसर्स इंद्र एंड ब्रदर ए रजिस्टर्ड डीलर इज प्रोवाइडिंग रेस्टोरेंट सर्विस इन उत्तराखंड, इट हैज टर्नओवर ऑफ 70 लाख इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, इट हैज स्टार्टेड प्रोवाइडिंग इंट्रा-स्टेट इंटीरियर डिजाइनिंग सर्विस इन द करंट फाइनेंशियल ईयर एंड डिसकंटिन्यूड रेंडरिंग रेस्टोरेंट सर्विस, क्योंकि उसने रेस्टोरेंट सर्विस को रेंडर करना छोड़ दिया, तो ये उत्तराखंड में था रेस्टोरेंट सर्विस दे रहा था। तो उत्तराखंड के लिए क्या होता है पता है ना, 70 होता है ना कुछ 75 लाख। तो देखो टर्नओवर लिमिट फॉर कंपोजिशन स्कीम इन केस ऑफ उत्तराखंड इज 75 लाख। फर्दर रजिस्टर्ड पर्सन हु इज एक्सक्लूसिवली एंगेज इन सप्लाइंग सर्विस अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस आर नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। 10 मैसर इंदिरा एंड ब्रो कैन नॉट आउट फॉर कंपोजिशन स्कीम, तो वो नहीं कर सकता, तो सेक्शन 10 में तो जाएगा ही नहीं वो, क्योंकि रेस्टोरेंट सर्विस से हट गया बाहर, अब दूसरा सर्विस के लिए सेक्शन 10 में आप जा नहीं सकते, पता है ना, इसलिए उसको 2/19 वाला फायदा मिल जाएगा, और क्योंकि उसका टर्नओवर 50 लाख को पार नहीं करता इसलिए मिल जाएगा। 10 इन व्यू ऑफ अबव मेंशन प्रोविजन इंदिरा एंड ब्रो कैन नॉट अवेल द बेनिफिट ऑफ कंसेशनल टैक्स पेमेंट एज एग्रीगेट ऑफ इज मोर देन 50 लाख। तो यहाँ पे देखो 50 लाख तक होगा तो मिल ही जाएगा, लेकिन यहाँ तो 70 लाख है तो उसको फायदा नहीं मिलेगा। फिर देखो मैसर हिम नरेश रजिस्टर्ड डीलर एक्सक्लूसिव प्रोवाइडिंग इंट्रा स्टेट आर्किटेक्चर सर्विस इन उत्तराखंड, इट हैज टर्नओवर 40 लाख। तो देखो इंट्रा स्टेट करता है तो सेक्शन 10 मिलेगा, सेक्शन 10 तो मिलेगा नहीं, सेक्शन 10 तो मिलेगा नहीं फायदा इसको, ठीक है ना। और फॉर कंपोजिशन स्कीम रेस्टोरेंट सर्विस को खाली मिलता है, ठीक है ना, लेकिन कंपोजिशन स्कीम परमिट मार्जिनल सर्विस ऑफ स्पेसिफाइड वैल्यू, वो तो है ही है। तो सिंस मैसर हिम नरेश इज एक्सक्लूसिवली एंगेज इन रेस्टोरेंट सर्विस अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस, इट इज नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम इवन दो उनका टर्नओवर कम है, इसीलिए ये क्योंकि इनका 50 लाख को एक्सीड नहीं करता, तो 2/2019 में ये जरूर जा सकते हैं, ठीक है। तो लीजिए के साथ आपका ये कंपोजिशन स्कीम कंप्लीट होता है, ठीक है। होप्स आप लोगों को समझ में आया दोस्तों, और आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और इसको, ताकि ये इंडिया के हर एक कोने तक पहुंचे। सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करोगे तो मेरा वीडियो इंडिया के हर एक कोने तक पहुंचेगा, और हर एक कोने तक पहुंचेगा तभी हमारा ऑब्जेक्टिव फुलफिल होगा, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने का, ठीक है ना। जो सफर पे हम लोग चले हैं ये तभी फुलफिल हो पाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूं, और आप लोगों को मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्तों और मेरे प्यारे भाइयों। तो मैं चंदन सिंह, और मैं आप लोगों की हेल्थ की
लिए भगवान से प्रार्थना।